नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कहानियों की दुनिया में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दामिनी परेशान होते हुए बोली, आध्या तुझे पता है ना अव्यान कैसा है? फिर तुमने खुद क्यों नहीं उठाया उसे? और उसे रेडी होने में किसी की मदद की जरूरत हुई तो? नीलिमा फूलों की माला दामिनी को देते हुए बोली, बड़ी मासा क्या हम जाकर सो जाएं? बेहद नींद आ रही है। दामिनी नीली को आंखें दिखाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं बच्चा, बुआ सा जान खा जाएगी तुम्हारी, ऐसा सोचना भी मत। दामिनी वहीं बैठ आध्या के गोद में सिर रख बोली, काश हमारी भी शादी हो जाए, फिर चैन से सोएंगे। हाँ, तुम कहो तो तुम्हारे बापू से बात करूं, कोई लुड़ा लंगड़ा देख के तुम्हारा ब्याह करा ही दे। नयन हाथ में प्रसाद लेकर आते हुए नीलिमा जल्दी सी उठ के बैठते हुए बोली, नहीं नहीं मासा, हम तो बस मजाक कर रहे थे। मालती जी पीछे से आते हुए बोली, जे बिंदनी कहां रह गई पूजा का वक्त थोबे से? दामिनी जाकर लेकर आ उस छोरी ने। दामिनी हां में सिर हिला नीलिमा को साथ लेकर ऊपर चली जाती है। बोली, कमरे में। अव्यन जब वॉशरूम से शॉवर लेकर रेडी होकर बाहर आता है तो देखता है दक्षा अब भी सो रही थी। अव्यन वक्त देखता है 5 बजाने में सिर्फ 15 मिनट बाकी था। अव्यन इस बार गुस्से से दक्षा के पास जाता है और उसे उठाते हुए कहता है, दक्षा उठ जाओ, पूजा का वक्त हो गया है, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, उठो दक्षा। दक्षा अव्यन की आवाज सुन बुदबुदाते हुए बोली, देव मुझे नहीं जाना, आज कॉलेज सोने दो ना, वो मैथ टीचर मुझे डांटेगा, मुझे पता है। दक्षा के मुंह से अपने बारे में सुन अव्यन को गुस्सा आ जाता है। वो पास रखे टेबल से पानी का जग उठा सारा पानी दक्षा पे फेंक देता है। दक्षा जोर से चीखते हुए उठ के बैठ जाती हैं और सामने अव्यन को देख आंखें छोटी कर बोली, अब मुझे सपने में भी ये ठूसट बुद्धा दिखाई दे रहा है। अव्यन दक्षा के पास आकर उसके जबड़े को काश के पकड़ बोला, दक्षा आंखें खोलो और ठीक से देखो, मैं अव्यन नहीं हूं तुम्हारा मैथ प्रोफेसर। दक्षा अव्यन के हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर अव्यन की पकड़ उस पे इतनी मजबूत थी कि वो छुड़ा नहीं पा रही थी। दक्षा के आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है जो अव्यन के हाथ में गिरता है तो अव्यन तुरंत दक्षा को छोड़ देता है। दक्षा को रोता देख अव्यन थोड़ा शक पका जाता है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। अव्यन दक्षा के पास जा गहरी सांस लेकर बोला, दक्षा रोना बंद करो और चुप हो जाओ, मैं तो बस तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। दक्षा रोते हुए अपना नाक पोंछते हुए बोली, बात मत करो, आप मुझसे अपने मुझे मारा है। अव्यन हैरान होते हुए बोला, दक्षा मैंने तुम पे हाथ नहीं उठाया, मैं तो बस तुम्हें। दक्षा और जोर जोर से रोता देख अव्यन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अव्यन ने साइड में रखे थाल को इशारा कर कहा, दक्षा ये कपड़े पहन, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें नीचे पूजा के लिए जाना है। दक्षा आंखें हैरानी से बड़ी कर बोली, सिर आधी रात को कौन पूजा करता है? मुझे नहीं होना रेडी, मुझे सोना है, कह दक्षा लेटने लगती है तो अव्यन जल्दी से उसे बाजू से पकड़ खींचता है तो दक्षा सीधा अव्यन के सीने से तकड़ा जाती है। दक्षा के हाथ अव्यन के सीने में था और आंखें अव्यन के आंखों से को देख रही थी। दक्षा को अव्यन के हाथ धीरे धीरे अपने पीठ से होते हुए कमर पे रेंगते हुए महसूस होते हैं। दक्षा को गुदगुदी हो रही थी। दक्षा अव्यन को दूर धकेल बोली, सिर आप मुझे गुदगुदी क्यों कर रहे थे? अव्यन का मन हुआ दीवार से सिर मार ले दक्षा की बात पे। अव्यन ना में सिर हिला बोला, अब अगर तुम रेडी नहीं हुई और ताईसा बुलाने आई फिर तुम जाने और वो जाने। ताईसा की बात सुन दक्षा को थोड़ा डर लगने लगता है। दक्षा कूद के बेड से उतर थाल से कपड़े उठा वॉशरूम में भागती है। अव्यन दक्षा की हरकत पे हल्का मुस्कुरा देती है और खुद जाकर ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर बाल सुखाने लगता है। फिर एक बार अव्यन के रूम का दरवाजा कोई के पिटता है तो अव्यन आंखें बंद कर ड्रायर को रख दरवाजा खोल बोला, आ रहा हूं, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? दामिनी अव्यन की बात सुन हैरानी से बोला, क्या हो गया देवर्षा, आप भड़क क्यों रहे हो? सामने दामिनी को देख अव्यन थोड़ा हैरान होते हुए बोला, भाभिसा आप यहां कोई काम था क्या? दामिनी हां में सिर हिला मुस्कुरा के बोली, हां नई दुल्हन को लेने आई थी, वो रेडी हो गई। अव्यन वॉशरूम की तरफ इशारा कर बोला, जी भाभिसा वो रेडी हो रही है, हम आ रहे हैं। दामिनी हां में सिर हिला जाने लगती है तो नीलिमा जल्दी से बोली, बड़ी मासा मैं काकीसा की मदद के लिए रुक जाऊं। दामिनी ना में सिर हिला
नीलिमा को अपनी साथ खींचते हुए ले जाने लगती है। अव्यान दरवाजा बंद कर जैसे ही पीछे मुड़ता है, सामने खड़ी दक्षा को देख उसकी आंखें उसी पे टिक जाती हैं जो आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल ड्रायर से सुखा रही थी। अव्यन वहीं खड़ा दक्षा को रेडी होता देखने लगता है। दक्षा ने अपना दुपट्टा नहीं ओढ़ा हुआ था। दक्षा को थाल से सारे गहने पहनते हुए देख रहा था। धीरे धीरे कर गहने और श्रृंगार कर दक्षा रेडी थी, पर दक्षा से उसकी ब्लाउज की डोरी नहीं बंध रही थी। दक्षा काफी कोशिश करने के बाद खुद से बोली, ये कैसे कपड़े हैं यार, मैंने दूसरी बार पहना है पर कितना बेकार है। तभी दक्षा की नजर पीछे खड़ी अव्यान पे जाती है जो उसे ही घूर रहा था। दक्षा को थोड़ा डर तो लगा पर उसके पास कोई उपाय नहीं था। दक्षा जल्दी से अव्यान के पास जा बोली, सिर ये डोरी बांध देंगे, मुझसे नहीं हो रहा प्लीज सिर। कहते हुए दक्षा अपने खुले बालों को पीठ से हटा सामने करती है। अव्यान के सामने दक्षा की खुली गोरी पीठ थी, जिसे देख अव्यान का शरीर गर्म हो रहा था। अव्यान खुद पे कंट्रोल करते हुए हाथ आगे कर दक्षा की डोरी को बांधने लगता है। अव्यान की उंगलियां दक्षा अपने पीठ पे रेंगती हुई महसूस कर सकती थी, जिससे दक्षा अपनी आंखें बंद कर लेती है। डोरी बांधते ही अव्यान दक्षा से दूर हो बोला, अगर हो गया हो तो जल्दी चलो, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। दक्षा हाँ में सिर हिला खुद को आईने में देख अव्यान की तरफ मुड़ बोली, वैसे तो मुझे इन कपड़ों में अजीब लग रहा है, पर क्या करूं, मेरे पास तो दूसरे कपड़े हैं नहीं। अव्यान हाँ में सिर हिला बाहर जाने लगता है तो दक्षा उसके पीछे पीछे भागती है। नीचे हॉल में घर के सभी लोग नीचे हॉल में पूजा के लिए आ चुके थे। मालती जी आरती की थाल हाथ में लिए गौरी जी को देख बोली, कहां रह गया थारा छोरा। और मालती जी आगे कुछ कहती, उनकी नजर सामने से आ रहे दक्षा और अव्यन पे जाती है, जिसे देख मालती जी का चेहरा सख्त हो जाता है। दक्षा अव्यन के साथ आकर सबके साथ खड़ी हो जाती हैं, तो मालती जी उसके पास आकर गुस्से से उसे घूरते हुए अव्यन को देख बोली, जे छोरी ने ना पता जे घर के कायदे कानून तन्ने तो पता से ना। अव्यन मालती जी की बात कुछ समझता नहीं और हैरानी से उन्हें देखता है तो मालती दक्षा की तरफ कदम बढ़ाती है कि दक्षा डर से अपने कदम पीछे कर अव्यन का हाथ पकड़ लेती है। मालती जी आगे जा दक्षा को लंबा घूंघट ओढ़ा बोली, इस घर की बहू ये मुंह दिखाई ना होने तक अपने सिर से घूंघट ना हटाबे से समझी छोरी। दक्षा हमें सिर हिला मन में बोली, मैं ये कहां आ गई, इतना लंबा घूंघट कौन ओढ़ता है आज के जमाने में। दक्षा को अपनी जगह खड़ा देख गौरी जी उसे आरती का थाल देते हुए बोली, तुम्हारा आज पहला दिन है तो पहली आरती तुम करोगी, जाओ। दक्षा कांपते हाथों से डरते हुए थाल ले लेती है और आगे जाकर खड़ी हो जाती है। विजय जी अव्यन को देख बोले, तन्ने निमंत्रण चाहिए छोरे के, अब जा बिंदनी ने संग आरती कर। अव्यन आगे बढ़ दक्षा का हाथ पकड़ उसके साथ आरती करने लगता है। थोड़ी देर में पूजा खत्म होती है। दक्षा सबको आरती और प्रसाद देकर थाल मंदिर में रख देती है। विजय जी दक्षा के पास आकर उसके सिर पे हाथ रख बोले, छोरी कल तो था के रो, मौका को नहीं मिला सबसे मिलने का, चल मैं तुझे सबसे मिला दूं। दक्षा जल्दी से हाँ में सिर हिला बोली, मुझे पता है आप यहां के हुक्म सा हो। वो राज जो थी ना, उसने बताया था, ये भी कहा आप बेहद अच्छे हो। दक्षा की बात सुन विजय जी मुस्कुरा देते हैं तो शालिनी जी टोंट मारते हुए बोली, कहीं छोरी तू साजिश कर जे, ब्याह तो ना रचा आई से यहां। आदर्श जी गुस्से से सलिनी जी को देख बोले, सलिनी जरूरत से ज्यादा बोलने की जरूर नहीं तुम्हें। विजय जी एक एक कर सबसे दक्षा को मिलाने लगे, फिर दक्षा एक एक कर सबका आशीर्वाद लेने लगती हैं। ये देख विजय जी के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। वो मन में बोले, छोरी में बचपना से थोड़ा, पर मारे अव्यान ने बसते बिल्कुल सही है। मालती जी गौरी जी को देख बोली, गौरी बहू की पहली रसोई से जा, सब दिखा दे उसने, फिर मुंह दिखाई भी बाकी है, मेहमान आते होंगे, चलो सारे काम में लग जाओ। अव्यन मालती जी की बात सुन मन में बोला, इसको खाना बनाना आता भी होगा क्या। सोचते हुए अव्यन अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वहां बस घर की औरतें थीं। दामिनी दक्षा को कंधे से पकड़ बोली, चलो तुम्हें रसोई दिखा दूं। दक्षा चुपचाप बहुत ध्यान से चल रही थी। रसोई में आते ही दक्षा जल्दी से बोली, क्या मैं ये घूंघट उठा सकती हूँ। दामिनी मुस्कुरा के दक्षा के घूंघट को उठा बोली, हाँ बिल्कुल, पर कोई भी आए तो दोबारा घूंघट ओढ़ लेना। दक्षा हाँ में सिर हिला पूरे किचन को देखती है।
जो काफी बड़ा और लुक्यूरी था। जरूरत की हर चीज इस किचन में थी। पर दक्षा किचन के दूसरे तरफ बने बड़े बड़े चूल्हे को देख हैरान होते हुए बोली, ये क्या है? मैंने इन्हें मूवी में देखा है। दामिनी हैरानी से बोली, मूवी क्या होता है बिंदनी? दक्षा घूर के दामिनी को देख बोली, आप मूवी नहीं देखती? दामिनी नामे सिर हिलाती है तो दक्षा हैरानी से आंखें बड़ी कर बोली, अरे वो सिनेमा हॉल होता है ना, वहां लगती है मूवी, टीवी पे भी तो आती है। हमारे यहां तो टीवी है ही नहीं, दामिनी ने सीधा सा जवाब दिया। तो दक्षा हैरान रह जाती हैं। सब नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं, तुम दोनों बातों में लगी हुई हो। नयन आध्या के साथ आते दक्षा दोनों को देख मुस्कुरा के बोली, पर यहां तो कोई मेड है ही नहीं, नाश्ता कौन बनाएगा? नयन ऊपर से नीचे तक दक्षा को घूरते हुए बोली, आज तेरी पहली रसोई है तो तू बनाएगी? दक्षा दांत दिखा बोली, अच्छा मुझे बनाना है, पर इतना बड़ा घर है, आपका मेड क्यों नहीं रखा हुए? बोली आध्या दक्षा के पास आकर बोली, भाभिसा, यहां घर की बहू बेटियां ही खाना बनाती हैं और खुशी खुशी सबको खिलात है। मुझे भी बहुत पसंद है कुकिंग, और मासा देती नहीं मुझे काम करने। दक्षा मुंह बना बोली, पर मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। नयन आंखें बड़ी कर बोली, तुझे खाना बनाना नहीं आता? दक्षा नामे सिर हिलाती है तो दामिनी नयन को देख बोली, हाँ हाँ, इसने तो पैदा होते ही सीख लिया था। दामिनी की बात पे नयन मुंह छोटा कर सबको घूरते हुए रसोई से बाहर चली जाती है। दामिनी दक्षा को देख बोली, फिक्र मत कर, धीरे धीरे सब सिखा देंगे तुझे हम। तभी गौरी जी हाथ में थाल लिए आते हुए बोली, आजा बिंदनी, चूल्हे को तिलक लगा, तू कुछ मीठा बनाना शुरू कर। दक्षा विचारा सा मुंह बना दामिनी आध्या को देखती है तो दोनों उसे संत रहने का इशारा कर देते हैं। दक्षा हां में सिर हिला पूरे किचन को देखती है, जो काफी बड़ा और लुक्यूरी था। जरूरत की हर चीज इस किचन में थी। पर दक्षा किचन के दूसरे तरफ बने बड़े बड़े चूल्हे को देख हैरान होते हुए बोली, ये क्या है? मैंने इन्हें मूवी में देखा है। दामिनी हैरानी से बोली, मूवी क्या होता है बिंदनी? दक्षा घूर के दामिनी को देख बोली, आप मूवी नहीं देखती? दामिनी नामे सिर हिलाती है तो दक्षा हैरानी से आंखें बड़ी कर बोली, अरे वो सिनेमा हॉल होता है ना, वहां लगती है मूवी, टीवी पे भी तो आती है। हमारे यहां तो टीवी है ही नहीं। दामिनी ने सीधा सा जवाब दिया तो दक्षा हैरान रह जाती है। सब नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं, तुम दोनों बातों में लगी हुई हो। नयन आध्या के साथ आते हुए बोली। दक्षा दोनों को देख मुस्कुरा के बोली, पर यहां तो कोई मेड है ही नहीं, नाश्ता कौन बनाएगा? नयन ऊपर से नीचे तक दक्षा को घूरते हुए बोली, आज तेरी पहली रसोई है तो तू बनाएगी? दक्षा दांत दिखा बोली, अच्छा मुझे बनाना है, पर इतना बड़ा घर है, आपका मेड क्यों नहीं रखा? आध्या दक्षा के पास आकर बोली, भाभिसा, यहां घर की बहू बेटियां ही खाना बनाती हैं। दक्षा मुंह बना बोली, पर मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। दामिनी आंखें बड़ी कर बोली, तुझे खाना बनाना नहीं आता? दक्षा नामे सिर हिलाती है तो दामिनी नयन को देख बोली, हाँ हाँ, इसने तो पैदा होते ही सीख लिया था। दामिनी की बात पे नयन मुंह छोटा कर सबको घूरते हुए रसोई से बाहर चली जाती है। दामिनी दक्षा को देख बोली, फिक्र मत कर, धीरे धीरे सब सिखा देंगे तुझे हम। तभी गौरी जी हाथ में थाल लिए आते हुए बोली, आजा बिंदनी, चूल्हे को तिलक लगा, तू कुछ मीठा बनाना शुरू कर। दक्षा विचारा सा मुंह बना दामिनी आध्या को देखती है तो दोनों उसे संत रहने का इशारा कर देते हैं। डाइनिंग टेबल पे सारे मर्द और बच्चे नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। दामिनी और दक्षा सबको सर्व कर रहे थे। सर्व कर दामिनी साइड पे जा खड़ी हो जाती हैं, पर दक्षा वहीं बैठने लगती हैं, जिसे देख सलोनी जी हैरानी से बोली, जे तू के कर रही हैं छोरी? दक्षा सलोनी जी के बात पे थोड़ा डरते हुए वहीं खड़ी हो जाती है और धीरे से कहती हैं, बुआ जी, अब नीचे बैठ के तो नाश्ता करूंगी नहीं, इसीलिए बैठ रही थी नाश्ता करने के लिए। दक्षा की बात पे सब हैरान रह जाती हैं। सलोनी जी गुस्से से बोली, एक दिन ना हुआ जे छोरी ने, आए जुबान कैसे चल रही देखो। दक्षा हैरानी से बोली, जुबान कब चलाया बुआ जी? मैंने तो आपके सवाल का जवाब दिया। मालती जी ऊंचे आवाज में बोली, बिंदनी जे घर में औरतें मर्द के संग बैठना खाबे से, जा जाकर खड़ी हो जा जहां बाकी बिंदनी खरी से। दक्षा मुंह बना दामिनी के पास जाकर खड़ी हो धीरे से बोली, करेला खाती हुई पैदा हुई है क्या? जब देखो तब खुसट सास बनी फिरती है। दामिनी हल्का मुस्कुरा के बोली, ऐसे नहीं कहते, बड़ी है वो।
सब खाना शुरू करते हैं। नाश्ता खत्म कर जब सब दक्षा का बनाया खीर खाते हैं तो सब तारीफ करने लगे तो बेदंत बोले, वाह काकिसा, खीर तो बड़ी चौखी बनी है। मोहित भी तारीफ करते हुए बोला, हाँ अव्यन्न, तेरी बीबी ने तो पहले दिन ही सबका दिल जीत लिया। अव्यन्न सबकी बात सुन एक नजर चुपचाप खरी दक्षा को देखता है। मालती जी खीर खाते हुए बोली, हाँ खीर तो अच्छी बनी है। छोरी मालती जी रुक के दक्षा को देख पूछी, वैसे थारा नाम कैसे छोरी तूने बताया नहीं? दक्षा के कहने से पहले अव्यन्न बोल पड़ा, दक्षा मित्तल था। सब हैरानी से घूर के अव्यन्न को देखता है तो अव्यन्न थौरा चौंकते हुए बोला, इसने बताया था मुझे कल। अव्यन्न अपनी जगह से उठते हुए बोला, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, मैं आता हूं। विजय जी अव्यन्न को जाता देख आदर्श जी को देख बोले, लगता है थारा छोरा शर्मा गया। सलोनी जी मुंह बना बोली, ये कैसा नाम से थारा छोरी दसा दसा नहीं, दक्षा बुआ सास। दक्षा जल्दी से कहती हैं। नील दक्षा की तरफ देख बोला, वैसे काकू आपका नाम तो बेहद सुंदर है, लेकिन दक्षा का मतलब क्या है? दक्षा खुशी से बोली, देव कहता है मेरी मां ने रखा था ये नाम। दक्षा का मतलब सती होता है, पवित्र, और शिव जी की पत्नी का नाम भी दक्षा गौरी जी। दक्षा के पास जा बोली, चल तू नाश्ता कर, आराम कर ले, शाम को मुंह दिखाई भी है। दक्षा खुद को देखते हुए बोली, पर आंटी और कितना रेडी होना है मुझे, देखो ठीक से, मैं तो रेडी हूं। गौरी जी दक्षा के माथे पे हाथ रख कहा, आंटी क्या होता है? मां सा बोल, जैसे आध्या और अव्यन्न कहता है। गौरी जी के बात पे दक्षा चुप हो जाती है और दामिनी के साथ किचन की तरफ चली जाती है। अव्यन्न का कमरा। दक्षा आध्या के साथ कमरे में आती हैं तो उसकी नजर रेडी हो रहे अव्यन्न पे जाती है, जिसने फॉर्मल सूट पहना हुआ था, बालों को जेल से सेट किया था। दक्षा ने इस वक्त अपना घूंघट उठा रखा था, इसीलिए वो आराम से अव्यन्न को तार रही थी। आध्या दक्षा को अव्यन्न को ऐसे घूरता देख बोली, भाभी सा, हमें पता है हमारे भाई बहुत हैंडसम है, आप उन्हें घूरो मत ऐसे। दक्षा! आध्या की आवाज सुन अव्यन्न पीछे मुड़ देखता है और बिना किसी भाव के कहता है, नहीं अधू, इसे मेरे जैसे बुद्धों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है ना? दक्षा आंखें बंद कर मन में अव्यन्न को कोसते हुए बोली, ऊपर वाले को भी पूरे दुनिया में यही खड़ूस मिला था मुझे देने को, अब ये हर बात पे मुझे ताने मार मार के बदला लेगा अपना। आध्या अव्यन्न की बात पे हंसते हुए बोली, आप दोनों को देख के ऐसा लगता है जैसे दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। दक्षा कुछ बोलने ही वाली थी कि अव्यन्न उसे रोकते हुए बोला, नहीं अधू, हम कल ही पहली बार मिले थे। दक्षा हैरानी से अव्यन्न को देखती है तो अव्यन्न उसे आंखें दिखाते हुए बोला, अपनी जुबान जरा कम चलाना यहां, वरना कोई काट दे तो मुझसे शिकायत मत करना। फिर आध्या को देख बोला, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना या फिर यही खड़ी रहोगी? आध्या अव्यन्न के सख्त लहजे को समझ बोली, नहीं भाई साहब, कॉलेज से लिव लिया था शादी की वजह से। अव्यन्न उसे घूरते हुए बोला, अब शादी हो गई ना, जाओ कॉलेज। दक्षा हैरानी से अव्यन्न को देख बोली, सिर आप आध्या को भगा क्यों रहे हो? अव्यन्न गुस्से से दक्षा को घूरता है तो दक्षा चुप हो जाती है और आध्या जल्दी से वहां से भाग जाती है। अव्यन्न जल्दी से कमरे का दरवाजा लगाता है तो दक्षा आंखें मिट मिट कर अव्यन्न को देखते हुए मन में बोली, कहीं सिर का मन तो नहीं बदल गया मेरी सुंदरता देख? ऐसे दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं, हे भगवान? थी दक्षा को अपने ख्यालों में गुम देख अव्यन्न उसे बाजू से पकड़ बोला, दक्षा मेरी बात सुनो ध्यान से। दक्षा अव्यन्न से अपनी बाजू छुरा बेड पे बैठते हुए बोली, ऐसे भी मैं सुन सकती हूं सिर, अब बोलिए। अव्यन्न को दक्षा के हरकतों पे बेहद गुस्सा आ रहा था। वो उंगली पॉइंट कर बोला, देखो हमारी शादी जिस सिचुएशन में हुई है वो बेहद बियर्ड। अव्यन्न आगे कुछ कहता उससे पहले दक्षा बोल पड़ी, सिर आपको नहीं पता हमारी शादी कैसी सिचुएशन में हुई है। अव्यन्न कुछ पल गुस्से से दक्षा को घूरता है तो दक्षा अपने होठों पे उंगली रख बोली, बोलिए सिर, मैं चुपचाप सुनूंगी। अव्यन्न की नजर दक्षा के गुलाबी नर्म होठों पे जाती है तो अव्यन्न का गला सूखने लगता है। अव्यन्न की नजर उसके होठों से हट नहीं रही थी। अव्यन्न गहरी सांस लेकर बोला, घर में किसी को नहीं पता, हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इसीलिए तुम भी किसी को कुछ नहीं कहोगी, समझी? दक्षा अव्यन्न की बात सुन हां में सिर हिलाती है तो अव्यन्न उसके उंगली को होठों से हटा उसे ठुड्डी से पकड़ अपने चेहरे के थोड़ा पास लाकर बोला, वर्ड्स दक्षा वर्ड्स,
दक्षा अव्यान्न को खुद के इतना पास देख घबरा जाती हैं। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। दक्षा को पहले से अव्यान्न से डर लगता था, पर अब उसका डर और ज्यादा बढ़ गया था। दक्षा धीरे से बोली, जी सिर। अव्यान्न दक्षा के होठों पे उंगली से रब करते हुए हाँ में सिर हिला जाने लगता है तो दक्षा झट से अव्यान्न का हाथ पकड़ बोली, सिर आप कहां जा रहे हो? अव्यान्न पहले अपने हाथ को देखता है जिसे दक्षा ने अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ रखा था। फिर दक्षा की तरफ देख बोला, मैं काम से जा रहा हूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा। दक्षा बेड से उतर अव्यान्न के हाथ को और कस के पकड़ते हुए बोली, फिर मुझे भी अपने साथ ले चलिए सिर, मुझे अकेला मत छोड़िए यहां। अव्यान्न दक्षा के हाथ को छुड़ाते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता दक्षा, मैं काम से जा रहा हूं और घर में सब है ना, तुम अकेली कैसे हुई? दक्षा नम आंखों से बोली, सिर मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानती यहां, प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। दक्षा के आंखों के नमी को देख अव्यान्न का सख्त दिल थोड़ा नरम होने लगता है, पर अगले ही पल अव्यान्न सख्ती से बोला, दक्षा तुम अकेली नहीं हो, यहां सब है घर में, सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बोल अव्यान्न दक्षा के हाथों को झटक कमरे से निकल जाता है। दक्षा नम आंखों से अव्यान्न को जाता हुआ देख वही बेड से टेक लगाए बैठ रोने लगती है। क्या समझ पाएगी दक्षा अव्यान्न और उसके स्वभाव को? क्या अव्यान्न के दिल में होगा दक्षा के लिए प्यार? अव्यान्न कुछ पल गुस्से से दक्षा को घूरता है तो दक्षा अपने होठों पे उंगली रख बोली, बोलिए सिर, मैं चुपचाप सुनूंगी। अव्यान्न की नजर दक्षा के गुलाबी नर्म होठों पे जाती है तो अव्यान्न का गला सूखने लगता है। अव्यान्न की नजर उसके होठों से हट नहीं रही थी। अव्यान्न गहरी सांस लेकर बोला, घर में किसी को नहीं पता, हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इसीलिए तुम भी किसी को कुछ नहीं कहोगी, समझी? दक्षा अव्यान्न की बात सुन हाँ में सिर हिलाती है तो अव्यान्न उसके उंगली को होठों से हटा उसे ठुड्डी से पकड़ अपने चेहरे के थोड़ी पास लेकर बोला, वर्ड्स दक्षा वर्ड्स। दक्षा अव्यान्न को खुद के इतना पास देख घबरा जाती हैं। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। दक्षा को पहले से अव्यान्न से डर लगता था, पर अब उसका डर और ज्यादा बढ़ गया था। दक्षा धीरे से बोली, जी सिर। अव्यान्न दक्षा के होठों पे उंगली से रब करते हुए हाँ में सिर हिला जाने लगता है तो दक्षा झट से अव्यान्न का हाथ पकड़ बोली, सिर आप कहां जा रहे हो? अव्यान्न पहले अपने हाथ को देखता है जिसे दक्षा ने अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ रखा था। फिर दक्षा की तरफ देख बोला, मैं काम से जा रहा हूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा। दक्षा बेड से उतर अव्यान्न के हाथ को और कस के पकड़ते हुए बोली, फिर मुझे भी अपने साथ ले चलिए सिर, मुझे अकेला मत छोड़िए यहां। अव्यान्न दक्षा के हाथ को छुड़ाते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता दक्षा, मैं काम से जा रहा हूं और घर में सब है ना, तुम अकेली कैसे हुई? दक्षा नम आंखों से बोली, सिर मैं आपके अलावा किसी को नहीं जानती यहां, प्लीज मुझे भी साथ ले चलो। दक्षा के आंखों के नमी को देख अव्यान्न का सख्त दिल थोड़ा नरम होने लगता है, पर अगले ही पल अव्यान्न सख्ती से बोला, दक्षा तुम अकेली नहीं हो, यहां सब हैं घर में, सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बोल अव्यान्न दक्षा के हाथों को झटक कमरे से निकल जाता है। दक्षा नम आंखों से अव्यान्न को जाता हुआ देख वहीं बेड से टेक लगाए बैठ रोने लगती है। अव्यान्न जब नीचे आता है उसे घर से बाहर जाता देख सलोनी जी आगे आते हुए बोली, अव्य तू कट्ठे जा रहा से शादी के दूसरे ही दिन। अव्यान्न बिना सलोनी जी को देख बोला, ऑफिस जा रहा हूं और कहां जाऊंगा। मोहित अव्यान्न की बात पे बोला, क्यों तू तो सब कुछ छोड़ के चला गया था ना? अव्यान्न उसी टोन में बोला, राजस्थान छोड़ा था, अपना काम नहीं। बोल अव्यान्न बिना किसी की बात सुने बाहर निकल जाता है। अव्यान्न काफी गुस्से में था। अपने गाड़ी के स्टीयरिंग पे हाथ मारते हुए बोला, नहीं, बहुत मुश्किल से संभला हूं मैं, खुद को ASS बनाने में मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। अब किसी की भी भोली सूरत पे आंसू पे खुद को कमजोर नहीं करना। प्रतापगढ़ महल। कावेरी ने कल से खुद को कमरे में बंद कर रखा था। उसके कमरे का हाल बेहाल था। हर चीज टूटी फूटी हालत में इधर उधर पड़ी थी। सब दरवाजा पिट पिट के थक चुके थे, पर कावेरी दरवाजा नहीं खोल रही थी। कावेरी पेट के बल बेड पे लेती थी और अव्यान्न के तस्वीर को ही घूरे जा रही थी। तभी दरवाजे पे उसकी मां आकर आवाज देते हुए बोली, कावेरी, तूने अगर इब दरवाजा नहीं खोला तो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी छोरी। तुझे मारी कसम है, खोल दरवाजा।
कावेरी धीरे से उठ के खड़ी होती है और दरवाजा खोल देती है। कावेरी की हालत देख उसकी मां रोते हुए उसे गले से लगा बोली, ये तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है बेटी, हमारा तो सोच एक बार, हम पे क्या बीत रही होगी। कावेरी कमरे में आते हुए बोली, हमारी दुनिया उजड़ गई मां, हम बर्बाद हो गए, इससे ज्यादा क्या सोचे। कावेरी की मां उसके पास आते हुए बोली, कुछ नहीं बिगड़ा बेटी, तू प्रतापगढ़ की राजकुमारी है, तेरे लिए राजकुमार की लाइन खड़ी कर देंगे हम। कावेरी गुस्से से अपनी मां को घूरते हुए बोली, हमें राजकुमार नहीं चाहिए मां, हमें सिर्फ और सिर्फ अव्यन चाहिए, जिनका ख्वाब हमने बचपन से देखा है। कावेरी की मां निराश होते हुए बोली, उसकी शादी हो चुकी है बेटी दक्षा के साथ, अब कुछ नहीं हो सकता, भूल जा अव्यन को। कावेरी खून भरे आंखों से अपनी मां को घूरते हुए बोली, हम छीन लेंगे अव्यन को, उस दक्षा को मार देंगे उसे, पर हर हाल में अव्यन को अपना बना के रहेंगे, समझी आप। पहले वो मीरा और अब वो दक्षा आ गई हमारी जिंदगी का सनी बनकर। शाम का वक्त, दक्षा वैसे ही अपने कमरे में घुटनों के बीच सिर छुपाए बैठी थी। तभी उसे अपने सिर पे किसी का हाथ महसूस होता है। दक्षा धीरे से सिर उठा देखती है तो सामने आदर्श जी मुस्कुराते हुए खड़े थे। दक्षा उन्हें देख जल्दी से खड़ी होने को हुई कि लहंगे में पैर लिपट गिरने लगती हैं। आदर्श जी उसका हाथ पकड़ संभाल बोले, बेटा कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल इस घर की बेटी की तरह रहो। दक्षा हां में सिर हिला धीरे से बोली, आपको कोई काम था मुझसे। आदर्श जी ना में सिर हिला बोले, नहीं, मैं बस अपनी बेटी से मिलने आया था, नहीं आ सकता क्या। दक्षा जल्दी से ना में सिर हिलाती है तो आदर्श जी बोले, नहीं आ सकता मतलब। दक्षा फिर हां में तो कभी ना में सिर हिलाने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या जवाब दे। उसकी परेशानी समझ आदर्श जी उसके सिर पे हाथ रख प्यार से बोले, मैं यहां से गुजर रहा था तो तुझ पे नजर पड़ी, उदास सी बैठी थी। दक्षा नम आंखों से आदर्श जी को देखने लगी तो आदर्श जी उसे बैठने का इशारा कर बोले, तू मेरी प्यारी बेटी है ना, ऐसे रोएगी तो बाबूसा को अच्छा कोनी लगे को। दक्षा अपना नाक साफ करते हुए बोली, मुझे यहां अजीब लगता है, मैं किसी को नहीं जानती, यहां मुझे नहीं रहना यहां। आदर्श जी दक्षा के बात को सांझते हुए बोले, मेरी तरफ देख तू, देख। दक्षा उन्हें देखती है तो आदर्श जी बोले, मैं हूं ना यहां, तेरा बाबा फिर कैसे नहीं जानती। चल, आज से मेरी 2 नहीं 3 बेटियां ठीक हैं। दक्षा बस हैरानी से आदर्श जी को देख रही थी। आदर्श जी मुस्कुरा के बोले, नहीं बोलेगी मुझे पापा। दक्षा हां में सिर हिला बोली, राध्या जो बोलेगी मैं भी वही बोलूंगी। फिर मैं तो बाबा कहती हूं, आप भी वही बोलो। राध्या कमरे में आते हुए बोली। दक्षा आदर्श जी को देख बोली, आप इतने अच्छे प्यारे को अंकल, फिर सिर क्यों इतने खरुस ठूसते हैं। दक्षा फ्लो में क्या बोल गई उसे समझ ही नहीं आया। वो जल्दी से अपने जीभ को दांतों के बीच रख लेती है तो आदर्श जी कहते हैं, हाँ बेटा सही कहा तूने, वो अव्य है ही खरुस, सीधे मुंह बात नहीं करता, हंसता नहीं। दक्षा मुस्कुरा के बोली, है ना, मैं बिल्कुल सही थी, इसका मतलब वो खड़ूस है 1 नंबर के। आध्या आंखें छोटी कर बोली, जी नहीं मेरे भाई साहब बेहद अच्छे हैं, हाँ थोड़ा सख्त है, पर आप दोनों उनके बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। आदर्श जी मुस्कुरा के बोले, भाई की चमची यहां क्यों आई है आप। आध्या आदर्श जी को बाजू से पकड़ कमरे से बाहर करते हुए बोली, भाबिसा की मुंह दिखाई की राशम होगी, अब तो उन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी और भाबिसा की है। दक्षा मुंह बना बोली, फिर से तैयार आध्या। नीचे हॉल में सारे मेहमान आ चुके थे और चाय नाश्ता कर रहे थे, पर सबके जुबान पे सिर्फ अव्यन की शादी की बातें थीं। उनमें से एक बोली, वैसे तो ब्याह कावेरी से होने वाली थी, पर सुना है किसी शहरी छोरी से हुई है। दूसरी औरत बोली, अरे हमने अपने आंखों से देखी है जीजी, आप ना आई थी के ब्याह में। आदर्श जी दक्षा के बात को सांझते हुए बोले, मेरी तरफ देख तू, देख। दक्षा उन्हें देखती है तो आदर्श जी बोले, मैं हूं ना यहां, तेरा बाबा फिर कैसे नहीं जानती। चल, आज से मेरी 2 नहीं 3 बेटियां ठीक हैं। दक्षा बस हैरानी से आदर्श जी को देख रही थी। आदर्श जी मुस्कुरा के बोले, नहीं बोलेगी मुझे पापा। दक्षा हां में सिर हिला बोली, राध्या जो बोलेगी मैं भी वही बोलूंगी। फिर मैं तो बाबा कहती हूं, आप भी वही बोलो। राध्या कमरे में आते हुए बोली। दक्षा आदर्श जी को देख बोली, आप इतने अच्छे प्यारे को अंकल, फिर सिर क्यों इतने खरुस ठूसत है। दक्षा फ्लो में क्या बोल गई उसे समझ ही नहीं आया।
वो जल्दी से अपने जीभ को दांतों के बीच रख लेती है तो आदर्श जी कहते हैं, हाँ बेटा सही कहा तूने, वो अव्य है ही खरुस, सीधे मुंह बात नहीं करता, हंसता नहीं। दक्षा मुस्कुरा के बोली, है ना, मैं बिल्कुल सही थी, इसका मतलब वो खडूस है, एक नंबर के। आध्या आंखें छोटी कर बोली, जी नहीं मेरे भाई साहब बहुत अच्छे हैं, हाँ थोड़ा सख्त है, पर आप दोनों उनके बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। आदर्श जी मुस्कुरा के बोले, भाई कि चमची यहां क्यों आई है आप? आध्या आदर्श जी को बाजू से पकड़ कमरे से बाहर करते हुए बोली, भाबिसा की मुंह दिखाई की राशम होगी, अब तो उन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी और भाबिसा की है। दक्षा मुंह बना बोली, फिर से तैयार आध्या? नीचे हॉल में सारे मेहमान आ चुके थे और चाय नाश्ता कर रहे थे, पर सबके जुबान पे सिर्फ अव्यन की शादी की बातें थीं। उनमें से एक बोली, वैसे तो ब्याह कावेरी से होने वाली थी, पर सुना है किसी शहरी छोरी से हुई है। दूसरी औरत बोली, अरे हमने अपने आंखों से देखी है जीजी, आप ना आई थी के ब्याह में। पहली औरत बोली, मनने ना लगे से कि टिक पाएगी वो छोरी, और मैंने तो ये भी सुना है आने वाला हुक्म अव्यन्न बनेगा, पर उसकी बिंदनी के गुण स्वभाव भी तो देखे जाएंगे ना शहरी छोरी, हमारे कानून रीति रिवाज क्या जाने। वो लोग बातें कर ही रही थीं कि गौरी जी उनके सामने मिठाई रखते हुए बोली, जे तो वक्त बताएगा जीजी, आप मुंह मिठा करो। वो औरतें मुंह बना गौरी जी को देख बोली, गौरी अब बिंदनी की मुंह दिखाई भी कर दे, कितना वक्त लगेगा? मालती जी वहां आते हुए बोली, ले आ गई बिंदनी। सबने देखा दक्षा लंबा घूंघट ओढ़े दामिनी और आध्य के साथ नीचे आ रही थी। दक्षा को हॉल के बीचों बीच सोफे पे बिठा देते हैं। फिर सबसे बुजुर्ग औरत हल्का घूंघट उठा, दक्षा को देख उसके हाथ में गिफ्ट रख बोली, गौरी ये तो चांद से तन्ने कट्ठे मिल गई, इतनी सुंदर बहू, रौनक तो देखो, हाय हाय। उस बुजुर्ग औरत की बात पे उनमें से एक औरत बोली, काकी हमने भी अव्यन्न की दुल्हन देखने दो, अब तुम ही देखती रहोगी। दक्षा जो नजरें झुकाए चुप बैठी थी, वो मन में गुस्सा हो रही थी। दक्षा मन में बोली, कितने अजीब लोग हैं ये, मुझे शोपीस बना के बिठा दिया है यहां, ये कैसी राशम है मुंह दिखाई की। तभी एक औरत आकर दक्षा का आधा खुला चेहरा पूरी तरह घूंघट उठा देती है कि तभी वो औरत हैरानी से आंखें बड़ी कर बोली, ये क्या अनर्थ है गौरी, तेरी बहू को तूने कुछ कोणी सिखाया? मालती जी आगे आकर बोली, ये क्या बोल रही हैं तू मंजू, क्या हुआ है बिंदनी के साथ? मंजू मालती जी को देख बोली, ये कैसी बिंदनी है, एक दिन की थारी, माथे पे सिंदूर नहीं बिंद के नाम का सुनी मांग लिए, आकर बैठ गई यहां। मंजू की बात सुन गौरी जी जल्दी से आकर दक्षा को देखती है, जिसके माथे पे सिंदूर नहीं था। गौरी जी गुस्से से दामिनी आध्या को देखती है तो आध्या दामिनी को देखती है। सलोनी जी गौरी जी को तंज कसती हुई बोली, जे थारे अव्यान्न को संभालेगी के छोरी, जिसने जे तक नहीं पता शादी के बाद बिंद के नाम का सिंदूर के होवे से। गौरी जी और मालती जी दोनों ही गुस्से में फूल रही थीं। नीचे हुए चहल पहल को सुन सारे घर वाले हॉल में आ जाते हैं। विजय जी वहां आते हुए बोले, जे के तमाशा लगा रखा से हम लोगों ने। मालती जी गुस्से से बोली, आप बीच में ना बोले हुकुम जी, जे औरतों की बात से। फिर दक्षा के पास जा बोली, छोरी थारे मां ने तन्ने कोणी सिखाया, एक शादीशुदा औरत के लिए सिंदूर के महीने रखे हैं, तन्ने ना पता। दक्षा के आंखों से आंसू बह गए थे सबकी बातें सुन। उसे आज तक किसी ने इतना नहीं सुनाया था। यहां तक उसकी सौतेली मां रीना भी कहती तो दक्षा उसे जवाब दे देती थी। दक्षा मालती जी को देख बोली, ताई जी आप मेरी मम्मा के बारे में कुछ मत कहो, वरना कुछ बाप रे भाबिसा, कल की आई लड़की थमने धमकी दे रही से, सही है शहर ने छोरी से, और क्या उम्मीद कर सकते हैं। सलोनी जी मालती जी को भड़काते हुए बोली, कोई भी आगे कुछ कहता या सुनाता, अव्यन्न जो गेट पे खड़ा होकर सबकी बातें सुन रहा था, वो गुस्से से आगे आकर मंदिर पे रखे थाल से मुट्ठी में सिंदूर भर दक्षा के सामने जा उसके माथे पे लगा देता है। दक्षा और बाकी सब चौंक जाते हैं, पर बाकी सबको ज्यादा डर अव्यन्न के गुस्से का था, क्योंकि अव्यन्न का गुस्सा पूरे जैसलमेर को पता था। अव्यन्न सबको घूरते हुए बोला, लग गई सिंदूर, भर गया मेरे नाम का सिंदूर दक्षा के माथे पे, अब भी किसी को कुछ कहना है। जब कोई कुछ नहीं कहता तो अव्यन्न दक्षा का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए अपने साथ कमरे में ले जाता है। अव्यन्न की ऐसी हरकत देख जो औरतें आई थीं उनमें से एक बोली, ब्याह को एक दिन ना हुआ अव्यन्न के तो तेवर ही बदल गए बाप रे। गौरी जी उस औरत को घूरते हुए बोली, अव्यन्न के सामने थारी जबान न चली। मालती जी गुर्राते हुए बोली, हो गई मुंह दिखाई,
सारी राशम जाओ, सब अपना अपना काम करो। अव्यन का कमरा। दक्षा बेड पे पैर लपेटे बैठी अव्यन को गुस्से में इधर से उधर होते हुए देख रही थी। दक्षा को काफी ज्यादा डर लग रहा था अव्यन से। वो मन में बोली, कॉलेज में ये तुझे नहीं छोड़ता था दक्षा, तो सोच ये तो उसका घर कमरा है, पता नहीं तेरे साथ क्या कर दे। दक्षा अपने ख्याल में ही गुम थी कि उसे दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। दक्षा सामने देखती है तो अव्यन गुस्से से वॉशरूम में जाता है। अव्यन को जाता देख दक्षा गहरी सांस लेकर जल्दी से आईने के सामने खड़ी हो खुद को देखती है, जिसका आधा चेहरा सिंदूर से भरा हुआ था। दक्षा अपना भारी सा दुपट्टा साइड में रख सारे गहने उतार एक उसी दुपट्टे से अपना मुंह पे लगा सिंदूर साफ करने लगती हैं। तभी अव्यन लोअर और टी शर्ट में बाहर आता है तो उसकी नजर दक्षा पे जाती है, पर अगले ही पल उसे इग्नोर कर अपना लैपटॉप उठा बैठ जाता है। दक्षा भी अव्यन को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो भी अव्यन से नाराज थी, क्योंकि अव्यन ने सुबह उसे डांटा था। और फिर एक बार अव्यन का दरवाजा नॉक होता है, पर उनके दरवाजा खोलने से पहले नीलिमा खुद दरवाजा खोल अंदर आ जाती है, जिसे देख अव्यन बोला, ऐसा क्या हो गया जो अपने दरवाजा नॉक करना भी जरूरी नहीं समझा बच्चा। नीलिमा हफ्ते हुए बोली, बो काकू सा, छोटी बुआ सा। अव्यन अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, क्या हुआ मेरी आन्या को बच्चा। नीलिमा बोली, दादी ने कल उन्हें बहुत सुनाया था, तब से उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, कुछ खा भी नहीं रही, जल्दी चलिए काकू सा। अव्यन अपना लैपटॉप रख परेशान होते हुए नीलिमा के पीछे जाने लगा तो दक्षा उसे रोकते हुए बोली, सिर क्या मैं भी असाकती हूं। अव्यन जिसके भाव सख्त थे हमेशा की तरह बो घूर के दक्षा को देखता है, फिर जाते हुए बोला, हुलिया ठीक कर आना। दक्षा अपना भारी सा दुपट्टा साइड में रख सारे गहने उतार उसी दुपट्टे से अपना मुंह पे लगा सिंदूर साफ करने लगती है। तभी अव्यन लोअर और टी शर्ट में बाहर आता है तो उसकी नजर दक्षा पे जाती है, पर अगले ही पल उसे इग्नोर कर अपना लैपटॉप उठा बैठ जाता है। दक्षा भी अव्यन को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो भी अव्यन से नाराज थी, क्योंकि अव्यन ने सुबह उसे डांटा था। और फिर एक बार अव्यन का दरवाजा नॉक होता है, पर उनके दरवाजा खोलने से पहले नीलिमा खुद दरवाजा खोल अंदर आ जाती है, जिसे देख अव्यन बोला, ऐसा क्या हो गया जो अपने दरवाजा नॉक करना भी जरूरी नहीं समझा बच्चा। नीलिमा हफ्ते हुए बोली, बो काकू सा, छोटी बुआ सा। अव्यन अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, क्या हुआ मेरी आन्या को बच्चा। नीलिमा बोली, दादी ने कल उन्हें बहुत सुनाया था, तब से उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, कुछ खा भी नहीं रही, जल्दी चलिए काकू सा। अव्यन अपना लैपटॉप रख परेशान होते हुए नीलिमा के पीछे जाने लगा तो दक्षा उसे रोकते हुए बोली, सिर क्या मैं भी असाकती हूं। अव्यन जिसके भाव सख्त थे हमेशा के तरह बो घूर के दक्षा को देखता है, फिर जाते हुए बोला, हुलिया ठीक कराना। आन्या का कमरा। आन्या अपने नम आंखों से चुपचाप बैठी थी और अव्यन उसके पास बैठा उसके सिर को सहलाते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, और बाकी सब उसे घूर रहे थे। बाकी सब में दक्षा भी थी, जो अपने सिर पे दुपट्टा लिए कोने में खड़ी थी। आध्या आन्या के पास बैठते हुए बोली, भाई आप ही समझाइए, इसे क्या जिद लेकर बैठी है। जो भी हुआ वो आपके भाग्य का हिस्सा था, जो होना ही था। ये पागल अपनी गलती मान खुद को भूखा प्यासा रख सजा दे रही हैं। अव्यन आन्या को देख बोला, किसने कहा सब आपकी गलती है, जो हुआ अनजाने में हुआ। नील चिप्स खाते हुए बोला, आना बुआ सा, हम तो कहते हैं पार्टी करो, जो हुआ घन्नो सही हुआ से। उस कावेरी से काकुसा की शादी नहीं हुई। देखो जरा हमारी काकिसा को कितनी भोली प्यारी मासूम है, बिल्कुल शिव पार्वती जैसी जोड़ी है। अव्यन नील के बकवास पे उसे घूर के देखने लगता है कि दक्षा बोल उठती हैं, तुम्हारी आंखों को सख्त इलाज की जरूरत है लड़के, मैं बता रही। फिर थोड़ा आगे आकर अपने कमर पे हाथ रख अव्यन को इशारा कर दिखाते हुए बोली, चलो मान लिया सिर थोड़ी सुंदर है और अच्छी जोड़ी छी, ये कहां बुढ़े और मैं जवान जहान लड़की कहां से शिव पार्वती लगते हैं तुम्हें। दक्षा को सब एक सांस में इतना बोलता देख सब हैरान थे। नीलिमा आंखें फाड़े बोली, काकी सा, अच्छा लग रहा आपकी बातें, और बोलो ना। बेदंत नीलिमा के सिर पे चपेट मार बोला, चुप करेगी तू। अव्यन सबको घूर के देखता है तो सब चुप हो जाते हैं। अव्यन आन्या से आगे बोला, मेरी लाडो आगे बोलेगी कुछ,
आन्या ना में सिर हिला रोते हुए बोली, नहीं भाई साहब, सब हमारी वजह से हुआ है। भाभी साहब हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हमारी वजह से उन्हें उनके परिवार से दूर होना पड़ा। वो कितने रोई है। अन्या को रोता देख दक्षा को थोड़ा बुरा लगता है, पर उसे थोड़ा गुस्सा तो था अन्या पे। फिर भी दक्षा बोली, ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा नाराज हूं तुमसे, पर इसमें तुम्हारी क्या गलती भला। उल्टा तुमने तो हमारी मदद ही की थी उन गुंडों से बचाकर। फिर अव्यान के बिल्कुल पास पैर फैला बैठते हुए बोली, सिक्का तो खुद मेरा खोटा निकला ना। देव मुझे छोड़ चला गया। रितेश से तो मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, पर उसने भी वही किया। देखो पूरा 1 दिन हो गया उसे गए, एक फोन तक नहीं की उसने मुझे, और घर पे झूठा प्यार दिखाता था हननन। कहते हुए दक्षा का गला भारी हो जाता है। अव्यन आध्या को देख बोला, जाओ खाना लाओ, मैं अपने हाथ से अपनी लाडो को आज खाना खिलाऊंगा। फिर आन्या को देख बोला, अब खुश होना, दक्षा भी तुमसे नाराज नहीं है। आन्या अव्यन के गले लग फिर बोली, मुझे माफ कर दो भाई साहब, पर अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। अव्यन आन्या को देख दक्षा की आंखें नम हो जाती हैं। उसे देव की याद आ जाती है, जब देव उसे ऐसे ही मनाता था। ये सब सोचते हुए कब दक्षा के आंसू बह जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता। दक्षा अपने आंसू पोंछ जल्दी से कमरे की तरफ चली जाती है। अव्यन दक्षा को जाता देख उसके पीछे जाता है। अव्यन जब कमरे में आता है उसे दक्षा कहीं नहीं दिखती। अव्यन इधर उधर देखता है, पर दक्षा कहीं नहीं थी। अव्यन गहरी सांस लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खोल दक्षा बाहर आती है, जिसे देख अव्यन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दक्षा ने एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी जो उसके घुटने तक ही आ रही थी। दक्षा आधी से ज्यादा उस शर्ट पे डूब चुकी थी। अव्यन की नजर दक्षा से हट ही नहीं रही थी। किसी छोटी खरगोश जैसी प्यारी लग रही थी दक्षा। दक्षा अव्यन को खुद को ऐसे घूरता देख बोली, सिर आपकी उम्र हो गई है मानती हूं, लेकिन ऐसी हवस भरी नजरों से मत देखो मुझे। दक्षा की बात से अपने होश में आते हुए अव्यन गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, एक तो तुमने मेरे शर्ट को हाथ लगाया और मुझसे जुबान चला रही हो। कहते हुए अव्यन दक्षा की तरफ बढ़ रहा था। दक्षा डर से पीछे हो रही थी और अव्यन उसकी तरफ बढ़ रहा था। दक्षा जाकर पीछे दीवार से सट जाती है तो अव्यन उसके बाजू को पकड़ उसके बिल्कुल पास जा बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े को हाथ लगाने की। दक्षा अव्यन की सांसें अपने चेहरे पे महसूस कर सकती थी। दक्षा अपना चेहरा दूसरी तरफ कर बोली, सिर आप दूर रहकर भी बात कर सकते हो ना। अव्यन जिसे दक्षा की भीनी भीनी खुशबू अपनी तरफ खिंच रही थी, वो अपना एक हाथ धीरे से दक्षा के कमर पे रखता है तो दक्षा को करंट सा लग जाता है। दक्षा का पूरा शरीर कांपने लगता है। अव्यन धीरे से अपने सीडक्टिव आवाज में कहता है, मेरी मर्जी, मैं जितने चाहे करीब जाकर अपने बीबी से बात करूं। दक्षा हैरानी से आंखें फाड़े अव्यन को देख रही थी। दक्षा अव्यन के सीने पे हाथ रख बोली, उम्र होने की वजह से आप सठिया गए हो सिर। आप अपने स्टूडेंट से कैसे बात कर रहे हो। बोल दक्षा अव्यन के हाथ को अपने कमर से हटा बेड पे जाकर बैठ जाती है। अव्यन घूर के दक्षा को देख बेड की तरफ जाते हुए बोला, मेरी शर्ट को हाथ भी लगाया कैसे तुमने। दक्षा हैरानी से अव्यन को देखती है, जो कुछ देर पहले तक अलग ही लग रहा था। फिर बोली, मेरे पास कपड़े नहीं है तो मैं क्या करूं सिर। वो भारी लहंगा पहन मैं नहीं सो सकती। और आपके पास क्या सिर्फ एक ही शर्ट है सिर, कितने कंजूस हो आप। अव्यन गुर्राते हुए बोला, मेरे पास 1000 शर्ट है, पर मुझे नहीं पसंद कोई मेरी चीज को हाथ लगे। दक्षा रोनी सकल बना बोली, हे भगवान, कैसे आदमी से शादी हो गई मेरी। एक तो मेरे पास कपड़े नहीं, ऊपर से मैं अकेली दुखी लड़की, और ये मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। अव्यन दक्षा की बात पे आंखें छोटी कर उसके पास जाते हुए बोला, वैसे शादी के बाद लड़कियों को पति के सामने कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होती दक्षा। दक्षा को अव्यन की बात समझ नहीं आती। वो अव्यन को देख बोली, सिर ऐसा कोई नया रूल है, मैंने तो नहीं सुना, भला पति के सामने कपड़े। कहते हुए दक्षा चुप हो जाती हैं और उसके गाल लाल हो जाते हैं। दक्षा अव्यन को आंखें फाड़े देखते हुए बोली, सिर आपको शर्म नहीं आती ऐसी अश्लील बातें मुझसे कहते हुए। अव्यन बेड के दूसरे साइड आकर बैठते हुए बोला, तुमसे ना करूं ऐसी बातें तो पड़ोसी से कर लूं फिर। दक्षा अव्यन को लेटते देख चिल्लाते हुए बोली, आप सिर यहां क्यों लेट रहे हैं, जाओ काउच पे।
अव्यन अब दक्षा की बातों से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो दक्षा को आंखें दिखाते हुए बोला, मैं अपने बेड पे ही सोऊंगा दक्षा, और मैं कहां सोऊंगी फिर सिर, दक्षा मुंह बनाते हुए बोली। दक्षा की बात पे अव्यन घूरते हुए बोला, अपने पति के साथ इसी बेड पे। दक्षा आंखें फाड़े अव्यन को देखती है तो अव्यन लाइट ऑफ कर बोला, दक्षा अगर नहीं सोई तो कमरे से बाहर फेंकने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। दक्षा जल्दी से कंबल ओढ़ लेट जाती हैं तो अव्यन हल्का मुस्कुरा देता है। सुबह 5 बजे घर की सारी औरतें उठ चुके थे, क्योंकि शेखावत परिवार का यही रिवाज था। औरतें सुबह जल्दी उठ के पूजा कर घर के काम करती थीं। सलोनी जी मालती जी के साथ घर के बाहर गार्डन में बैठ बातें कर रही थीं। भाभी, आज से नई दुल्हन का असली स्वागत होगा जो मैं करूंगी। मालती जी हाँ मैं सिर हिलाते हुए बोली, ठीक से, पर ज्यादा सख्ती से मत पेश आना, छोरी थोड़ी नरम लागे से। नयन उनके पास आते हुए बोली, क्यों मासा, हम कोई लोहे के बने हैं, जो हम कर सके वो नहीं कर पाएगी। मालती जी घूर के नयन को देखते हुए बोली, थारी जुबान ज्यादा नहीं चल रही। सलोनी जी नयन को जाने का इशारा कर बोली, भाभी सा ठीक तो बोल गई बिंदनी, अब आप देखो मैं क्या करती उसने साथ। वैसे अभी तक उठी नहीं कि ये अव्य की दुल्हन। मालती जी अंदर जाते हुए बोली, आज सारे कायदे कानून समझा देना उस छोरी ने इस घर के। सलोनी जी एविल स्माइल करते हुए बोली, सब सिखाऊंगी भाभी सा, पर घर में रहने वास्ते कोणी निकालने वास्ते। दक्षा रोनी सकल बना बोली, हे भगवान, कैसे आदमी से शादी हो गई मेरी। एक तो मेरे पास कपड़े नहीं, ऊपर से मैं अकेली दुखी लड़की और ये मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। अव्यन दक्षा की बात पे आंखें छोटी कर उसके पास जाते हुए बोला, वैसे शादी के बाद लड़कियों को पति के सामने कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होती दक्षा। दक्षा को अव्यन की बात समझ नहीं आती, वो अव्यन को देख बोली, सिर ऐसा कोई नया रूल है मैंने तो नहीं सुना, भला पति के सामने कपड़े। कहते हुए दक्षा चुप हो जाती हैं और उसके गाल लाल हो जाते हैं। दक्षा अव्यन को आंखें फाड़े देखते हुए बोली, सिर आपको शर्म नहीं आती ऐसी अश्लील बातें मुझसे कहते हुए। अव्यन बेड के दूसरे साइड आकर बैठते हुए बोला, तुमसे ना करूं, ऐसी बातें तो पड़ोसी से कर लूं फिर। दक्षा अव्यन को लेटते देख चिल्लाते हुए बोली, आप सिर यहां क्यों लेट रहे हैं, जाओ काउच पे। अव्यन अब दक्षा की बातों से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो दक्षा को आंखें दिखाते हुए बोला, मैं अपने बेड पे ही सोऊंगा दक्षा, और मैं कहां सोऊंगी फिर सिर, दक्षा मुंह बनाते हुए बोली। दक्षा की बात पे अव्यन घूरते हुए बोला, अपने पति के साथ इसी बेड पे। दक्षा आंखें फाड़े अव्यन को देखती है तो अव्यन लाइट ऑफ कर बोला, दक्षा अगर नहीं सोई तो कमरे से बाहर फेंकने में टाइम नहीं लगेगा मुझे। दक्षा जल्दी से कंबल ओढ़ लेट जाती हैं तो अव्यन हल्का मुस्कुरा देता है। सुबह 5 बजे घर की सारी औरतें उठ चुके थे, क्योंकि शेखावत परिवार का यही रिवाज था। औरतें सुबह जल्दी उठ के पूजा कर घर के काम करती थीं। सलोनी जी मालती जी के साथ घर के बाहर गार्डन में बैठ बातें कर रही थीं। भाभी, आज से नई दुल्हन का असली स्वागत होगा जो मैं करूंगी। मालती जी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, ठीक से, पर ज्यादा सख्ती से मत पेश आना, छोरी थोड़ी नरम लागे से। नयन उनके पास आते हुए बोली, क्यों मासा, हम कोई लोहे के बने हैं, जो हम कर सके वो नहीं कर पाएगी। मालती जी घूर के नयन को देखते हुए बोली, थारी जुबान ज्यादा नहीं चल रही। सलोनी जी नयन को जाने का इशारा कर बोली, भाभी सा ठीक तो बोल गई बिंदनी, अब आप देखो मैं क्या करती उसने साथ। वैसे अभी तक उठी नहीं कि ये अव्य की दुल्हन। मालती जी अंदर जाते हुए बोली, आज सारे कायदे कानून समझा देना उस छोरी ने इस घर के। सलोनी जी एविल स्माइल करते हुए बोली, सब सिखाऊंगी भाभी सा, पर घर में रहने वास्ते कोणी निकालने वास्ते। अव्यन का कमरा। सूरज की पहली किरण से अव्यन की आंख खुलती है तो अव्यन वक्त देख जैसे उठने को होता है, उसे बाजू में कुछ भारी सा महसूस होता है। अव्यन सिर घुमा देखता है तो दक्षा उसके बाजू में सिर रख सो रही थी, किसी छोटी बच्ची की तरह, जैसे कोई अव्यन को उससे दूर ले जाएगा। अव्यन के सख्त भावहीन चेहरे पे हल्की मुस्कान आ जाती है। अव्यन धीरे से दक्षा के सिर को तकिए पे रख उठ के वॉशरूम में चला जाता है। दिल्ली मित्तल हाउस देव रेडी होकर डाइनिंग टेबल पे बैठता है और जूस पीने लगता है। तभी वो नाश्ता सर्व कर रही मेड को देख पूछा, मेरी सोना उठ गई? मेड देव की बात पे बिल्कुल शॉक रह जाती है। वो हैरानी से देव को देखते हुए बोली,
पर सिर दक्षा बेबी तो आपके साथ वापस ही नहीं आई। मेड की बात सुन देव को याद आता है दक्षा तो अब राजस्थान अपने ससुराल में है। ये याद आते ही देव के चेहरे पे उदासी आ जाती है। वो मेड को जाने का बोल बिना नाश्ता किए जाने लगता है। तभी पीछे से रीना उसे टोकते हुए बोली, देव बिना नाश्ता किए कहां जा रहे हो? एक तो तुम कल से अपने कमरे से नहीं निकले थे। देव रीना को देख गुस्से से बोला, जो आप चाहती थी हुआ ना, अब खुशियां मनाएं, मुझे रोकने टोकने की जरूरत नहीं है। रितेश जी जो अपने कमरे से बाहर आ रहे थे वो पीछे से आते हुए बोले, देव ये क्या तरीका है मां से बात करने का? और दक्षा अपने घर पे खुश होगी? देश के जाने माने घराने की बहू है वो अब। देव गुर्राते हुए बोला, हां आप तो कहेंगे ही, आपको तो सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है ना। आपने सही नहीं किया ये बिल्कुल, मेरी सोना को वहां छोड़ दिया। रीना जी बोली, देव जजवादी मत बनो और अच्छे से सोचो, आज नहीं तो कल दक्षा की शादी होनी थी, तो हुकुम सा के घर की बहू बेहतर क्या होगा? देव रीना की बात सुन बिना कुछ कहे निकल जाता है तो रीना जी बोली, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी तरह ही गधा है। राजस्थान, जैसलमेर, बनीबो, इससे शेखावत भवन, सब साथ बैठ नाश्ता कर रहे थे। गौरी जी और दामिनी सबको परोस रहे थे। सलोनी मुंह बनाते हुए गौरी को देख बोली, भाभी साजे काम तो थारी बिंदनी ने करनी चाहिए, है कहां वो छोरी? मालती जी भी गौरी को देखते हुए बोली, गौरी तूने बताया नहीं था उसने, जे घर के रीति रिवाज पूजा में भी शामिल ना हुई थारी बहू। विजय जी गौरी को देख बोले, गौरी अव्यन्न कट्ठे है, नाश्ता पे ना आया। सलोनी जी गौरी जी के जवाब देने से पहले बोली, नहीं लुगाई संग होगा अव्यन्न और कहां होगा, सुंदर चेहरा देख पिसल गया होगा छोरा। बेदंत सलोनी जी के बात पे बोला, दादू काका जिम में है, वो सुबह ही उठ गए थे। फिर गौरी जी बोली, भाई सा आध्या गई है दक्षा को बुलाने, शायद उसे कोई दिक्कत होगी इसीलिए नहीं आई सुबह। आध्या जब आन्या के साथ अव्यन के कमरे में आती हैं तो दक्षा को काउच पे बैठा देख दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। दक्षा कमरे में आध्या आन्या को देख खुश होकर उनके पास आते हुए बोली, तुम दोनों सुबह सुबह यहां कैसे? आन्या आंखें फाड़े दक्षा को देख बोली, भाभी सा ये क्या है? अपने भाई सा की शर्ट क्यों पहनी है? अगर उन्होंने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। दक्षा बेड पे बैठते हुए बोली, चिल गर्ल्स, कुछ नहीं होगा। आध्या आगे आते हुए बोली, भाभी भाईसा को बिल्कुल नहीं पसंद, कोई उनकी चीजों को हाथ लगाए। दक्षा स्माइल कर बोली, तुम्हारे उस खड़ूस भैंस को पता है यार, उसने देखा है मुझे अपनी शर्ट में। भैंस कौन? आन्या हैरानी से कहती है तो दक्षा मुंह बना बोली, तुम्हारा अकड़ू भाई जो हर वक्त भैंस की तरह भौं भौं करता रहता है, पहले कॉलेज में अब यहां भी जान खाने आ गया मेरे साथ। कॉलेज की बात सुन आन्या अध्या दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दक्षा अपने जीभ को दांतों तले दबाते हुए बोली, मेरा मतलब है कि कॉलेज की पढ़ाई से परेशान थी, अब तुम्हारा खड़ूस भाई पल्ले पड़ गया। हां तुम ही सबसे परेशान हो, मैं तो बेहद खुश हूं तुमसे शादी कर। अव्यन्न जिम के कपड़े पहने पसीने से लथपात गेट पे खड़ा दक्षा को घूरते हुए बोला। दक्षा जिसने अब तक अव्यन्न को नहीं देखा था वो फ्लो में बोल पड़ी, और नहीं तो क्या, वो खड़ूस बुढ़े सिर तो खुश ही होंगे, मुझ जैसी जवान जहान खूबसूरत बीबी जो मिल गई। आध्या जब आन्या के साथ अव्यन्न के कमरे में आती है तो दक्षा को काउच पे बैठा देख दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। दक्षा कमरे में आध्या आन्या को देख खुश होकर उनके पास आते हुए बोली, तुम दोनों सुबह सुबह यहां कैसे? आन्या आंखें फाड़े दक्षा को देख बोली, भाभी सा ये क्या है? अपने भाई सा की शर्ट क्यों पहनी है? अगर उन्होंने देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। दक्षा बेड पे बैठते हुए बोली, चिल गर्ल्स, कुछ नहीं होगा। आध्या आगे आते हुए बोली, भाभी भाईसा को बिल्कुल नहीं पसंद, कोई उनकी चीजों को हाथ लगाए। दक्षा स्माइल कर बोली, तुम्हारे उस खड़ूस भैंस को पता है यार, उसने देखा है मुझे अपनी शर्ट में। भैंस को नान्या हैरानी से कहती है तो दक्षा मुंह बना बोली, तुम्हारा अकड़ू भाई जो हर वक्त भैंस की तरह भौं भौं करता रहता है, पहले कॉलेज में अब यहां भी जान खाने आ गया मेरे साथ। कॉलेज की बात सुन आन्या अध्या दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दक्षा अपने जीभ को दांतों तले दबाते हुए बोली, मेरा मतलब है कि कॉलेज की पढ़ाई से परेशान थी, अब तुम्हारा खड़ूस भाई पल्ले पड़ गया। हाँ तुम ही सबसे परेशान हो, मैं तो बहुत खुश हूं तुमसे शादी कर।
अव्यन जिम के कपड़े पहने पसीने से लथपथ गेट पे खड़ा दक्षा को घूरते हुए बोला। दक्षा, जिसने अब तक अव्यन को नहीं देखा था, वो फ्लो में बोल पड़ी, और नहीं तो क्या, वो खड़ूस बुढ़े सिर तो खुश ही होंगे, मुझ जैसी जवान जहान खूबसूरत बीबी जो मिल गई। कहते हुए जब दक्षा अपनी तरफ आ रहे अव्यन को देखती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो मन में रोते हुए बोली, दक्षा गद्दी, ये क्या बोल गई, अब ये सिर तुझे कच्चा खा जाएगा। अव्यन दक्षा के सामने खड़े होते हुए बोला, तो बोलो क्या बोल रही थी तुम। दक्षा ना में सिर हिला बेचारा मुंह बना बोली, नहीं नहीं सिर, आपको ऊंचा सुनाई दिया होगा सिर, अब आपकी उम्र हो रही है ना। दक्षा की बात पे आन्या आध्या दोनों हंसने लगते हैं तो अव्यन अपनी बहनों के सामने खुद की बेइज्जती होता देख गुर्राते हुए बोला, बकवास बंद करो और जाओ, रेडी हो जाओ, जल्दी मुझे ऑफिस भी जाना है। जाने की बात सुन दक्षा खुश होते हुए बोली, सिर, क्या आप मुझे मेरे घर छोड़ने जाओगे सच्ची। दक्षा को इतना खुश होता देख आध्या को बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता था दक्षा अब यहां से जाना मुश्किल है। आध्या अव्यन को देख बोली, आप कहां लेकर जाने वाले हो भाई इन्हें। अव्यन क्लाजेट की तरफ जाते हुए बोला, ये अपने कपड़े नहीं लाई है साथ। आन्या हैरानी से बोली, पर भाई साहब भाभीसा को तो 1000 से भी ज्यादा कपड़े मासा ने खुद दिए थे। दक्षा जल्दी से खड़ी होकर बोली, छे उसे कपड़े कहते हैं, मैं कचरा भी ना समझूं उन्हें, कितने हैवी भारी हैं वो, कपड़े कैसे पहनते हैं सब। आध्या आंखें बड़ी कर बोली, भाभी यहां ऐसे ही कपड़े पहनते शादी के बाद, आपको वो पहनना होगा। आन्या जल्दी से बोली, इतने सुंदर महंगे कपड़े आपको कचरा लगता है भाभी साहब, आपको कुछ नहीं पता फिर, मैं तो शादी के बाद वैसे ही कपड़े पहनूंगी। दक्षा ऊपर से नीचे तक आन्या को देख बोली, तो तुम अब कौन सा 1 पीस में हो। आन्या मुंह बना बोली, भाभी सा नहीं देते पहनने, मुझे तो बड़ा शौक है, उफ। आध्या आन्या को घूरते हुए बोली, चुप कर तू बड़बोली। फिर दक्षा को देख बोली, भाभी देखो हमारे घर की सारी औरतें वैसे ही कपड़े पहनते हैं, कितने सुंदर भी लगते हैं, आप पे भी अच्छे लगेंगे, चलिए मैं आपको रेडी कर दूं। दक्षा आध्या के हाथ को दूर कर बोली, बिल्कुल नहीं, मैं वो कपड़े नहीं पहन सकती सरी, मुझे रेडी भी नहीं होना रोज रोज। आध्या आगे कुछ कहती, उससे पहले क्लाजेट से उनकी बातें सुन रहा अव्यन बाहर आता हुआ बोला, आध्या, उसे जो सही लगे वो पहनेगी, बहस करना बंद करो। अव्यन को अपना साइड लेता देख दक्षा बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, ओहो सिर, आप तो शादी के दूसरे दिन ही पति जैसे बातें करने लगे हो, मुझे आपके उम्र के इंसान से यह उम्मीद नहीं थी। आन्या हैरानी से बोली, भाई सा के उम्र के लोग मतलब भाभीसा, भाई सा की क्या उम्र हुई है। अब अव्यन अपने उम्र को लेकर बातें होता देख चिढ़ जाता है। मर्द को वैसे भी बिल्कुल नहीं पसंद कोई उसके उम्र को लेकर बात करे, पर दक्षा हर वक्त अव्यन को बढ़ा कहती थी। अव्यन झाल्ला के दक्षा को देख बोला, तुम जल्दी करो, तुम्हारे लिए पूरा दिन नहीं है मेरे पास। अव्यन की बात पे दक्षा का मुंह लटक जाता है, हां में सिर हिला आगे बढ़ती है कि पीछे मुड़ चीखते हुए बोली, सिर। अव्यन अपने कान में हाथ रख बोला, अब ये मत कहना मुझे ऊंचा सुनाई देता है, इसीलिए चीखी। दक्षा आंखें मिटमिट कर बोली, सिर मुझे पता है आपको सुनाई देता है, मैं क्यों ऐसा बोलूं। दक्षा के बात पे आन्या जोर जोर से हंसने लगती हैं तो आध्या अपनी हंसी कंट्रोल कर बोली, भाभी बता दो क्यों चीखी। दक्षा बेड पे थापक से बैठते हुए बोली, मैं शॉपिंग पे कैसे जाऊं, अपने पैरों से चलकर कार तक, फिर कार से मल तक। आन्या बोली, तो वो तीनों हैरानी से उसे देखने लगते हैं। दक्षा आन्या को इग्नोर कर बोली, सिर मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, मैं क्या पहन जाऊंगी बाहर। आध्या ना में सिर हिला बोली, भाभी आपको मेरे कपड़े आ जाएंगे, आप मेरा कोई ड्रेस पहन लो। दक्षा आंखें बड़ी कर बोली, क्या। दक्षा मित्तल किसी और के कपड़े पहनेगी, नेवर। अव्यन दक्षा को घूरते हुए बोला, आध्या जाओ लेकर आओ इसके लिए ड्रेस। दक्षा अव्यन को कुछ कहने को होती हैं कि उसे गुस्से से खुद को घूरता देख चुप हो जाती है। आध्या जाते हुए मुस्कुरा के बोली, भाभी मैंने कॉलेज के फंक्शन के लिए साड़ी ली थी जिसे हाथ भी नहीं लगाया, आप उसे पहन सकती हो। दक्षा मुंह बना सिर हिलाते हुए बोली, नो चॉइस। थोड़ी देर बाद आध्या ने दक्षा को साड़ी पहना दिया था और उसे एक नई नवेली दुल्हन की तरह माथे में सिंदूर, हाथों में भरी हुई चुड़िया न्यूड लिपस्टिक के साथ तैयार किया था। आध्या आईने से दक्षा को देख बोली, आप तो बाहत खूबसूरत लग रही हो,
दक्षा खुद को देख बोली, मुझे इन सब की आदत नहीं आध्या, मुझे अजीब लग रहा है। आध्या मुस्कुरा के बोली, पहले पहले सबको अजीब लगता, फिर वक्त के साथ लोग मिल जाते हैं। अब ज्यादा सोचो मत, चलो नीचे वरना भाई गुस्सा हो जाएंगे। दक्षा आध्या के पीछे जाते हुए बोली, तुम्हारे उस खड़ूस भाई को मैंने कभी बिना गुस्से के देखा भी नहीं है। नीचे हॉल में अव्यन सोफे पे बैठा फोन में कुछ करते हुए दक्षा के नीचे आने का इंतजार कर रहा था। काफी वक्त तक जब दक्षा नीचे नहीं आई, अव्यन गुस्सा होते हुए बोला, पक्का इस लड़की का कोई नया नाटक चालू होगा। कहते हुए अव्यन जैसे ही पीछे मुड़ता है, सीढ़ियों से नीचे आती हुई दक्षा को देख उसकी आंखें उसी पे जम जाती हैं। दक्षा पिंक साड़ी के साथ गोल्डन ब्लाउज पहने, हाथों में भरी हुई लाल चूड़ियां, गले में ए लेटर से बना मंगलसूत्र और होठों पे हल्की लिपस्टिक लगाए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दक्षा के हल्के ब्राउन बाल खुले हुए थे, जो उसके दूध से सफेद शरीर पे कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे थे। अव्यन धीरे से खुद से बोला, क्या ये लड़की मेरा अटैक कराना चाहती है? फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, कहीं आज रात ये मेरी डीनर ना बन जाए। नहीं नहीं, अव्यन बेहद छोटी है, ये बच्ची है, सोचना भी मत। बेदंत अव्यन के पास आकर कोहनी मार बोला, काकू आपकी है काकी सासा, हटा लो नजरे। अव्यन घूर के बेदंत को देखता है तो बेदंत दूर होते हुए दांत दिखा देता है। नीचे हॉल में अव्यन सोफे पे बैठा फोन में कुछ करते हुए दक्षा के नीचे आने का इंतजार कर रहा था। काफी वक्त तक जब दक्षा नीचे नहीं आई, अव्यन गुस्सा होते हुए बोला, पक्का इस लड़की का कोई नया नाटक चालू होगा। कहते हुए अव्यन जैसे ही पीछे मुड़ता है, सीढ़ियों से नीचे आती हुई दक्षा को देख उसकी आंखें उसी पे जम जाती हैं। दक्षा पिंक साड़ी के साथ गोल्डन ब्लाउज पहने, हाथों में भरी हुई लाल चूड़ियां और गले में ए लेटर से बना मंगलसूत्र और होठों पे हल्की लिपस्टिक लगाए बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दक्षा के हल्के ब्राउन बाल खुले हुए थे, जो उसके दूध से सफेद शरीर पे कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे थे। अव्यन धीरे से खुद से बोला, क्या ये लड़की मेरा अटैक कराना चाहती है? फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोला, कहीं आज रात ये मेरी डीनर ना बन जाए। नहीं नहीं, अव्यन बहुत छोटी है, ये बच्ची है, सोचना भी मत। बेदंत अव्यन के पास आकर कोहनी मार बोला, काकू आपकी है काकी सासा, हटा लो नजरे। अव्यन घूर के बेदंत को देखता है तो बेदंत दूर होते हुए दांत दिखा देता है। सिर्फ अव्यन ही नहीं, हॉल में मौजूद सभी लोग दक्षा को आंखें फाड़े देख रहे थे। नयन जो किचन में थी, दामिनी के साथ वो धीरे से बोली, ये लड़की कुछ ज्यादा ही सुंदर नहीं लग रही। दामिनी हल्का मुस्कुरा के बोली, लग नहीं रही, वो है खूबसूरत। दक्षा चलकर अव्यन के पास आती हैं और धीरे से कहती हैं, चले सिर। अव्यन दक्षा को इंटेंस के साथ देखते हुए बोला, कहां? बेडरूम। दक्षा अव्यन को हैरानी से देखते हुए बोली, जी सिर, शॉपिंग। अव्यन हां में सिर हिला। जैसे आगे बढ़ता है, मालती जी सलोनी जी के साथ बाहर से आते हुए बोली, कट्ठे जाने की बात हो रही है। आन्या जल्दी से बोल पड़ी, ताईसा भाईसा भाभीसा को लेकर शॉपिंग पे जा रहे हैं। सलोनी जी आन्या को घूरते हुए बोली, थारे पूछा किसी ने जो अपनी जुबान बीच में घुसा रही से? फिर अव्यन को देख बोली, ब्याह को 2 दिन ना हुए थम लोगों ने घूमना फिरना शुरू कर दिया। और जे छोरी क्या बनी फिर रही है तू? ऐसे घूमेंगे अब माहिरी घर की बहू बेटी। दक्षा खुद को देख बोली, ऐसे कैसे बुआ सास, आप अपने आंखों का इलाज करवा लो। देखो मैंने कपड़े भी पहने हैं और दुल्हन की तरह सजी हुई भी देखिए। ये बात दक्षा ने अपनी चूड़ियां दिखाते हुए कही थी। सलोनी जी आंखें बड़ी कर बोली, जे कैसी बेशर्म छोरी है भाभी, देखो कैसे जुबान चला रही है। अव्यन जो खड़ा होकर ये बेशर्म भरी बातें सुन रहा था, वो सख्त और भारी आवाज में बोला, आप कौन सी बेशर्मी की बात कर रही हैं बुआ? अव्यन जो वहीं खड़ा था, उसे ना देख सलोनी जी बोल रही थी। अव्यन पे नजर पड़ते ही दांत दिखाते हुए बोली, अरे अव्य, हम तो बस नई दुल्हन के राशमो रिवाज की वजह से टोक रहे थे और कुछ नहीं। अव्यन दक्षा के हाथ को पकड़ ले जाते हुए बोला, चलो मुझे ऑफिस भी जाना है। दोनों को जाता देख मालती जी सलोनी को देख बोली, आने दे, इसने पहले फिर जो करवाना हो करा लेना। सलोनी जी हां में सिर हिला दक्षा को जाता हुआ देख रही थी। तभी नयन उनके पास आते हुए बोली, बुआसा, जो काम हम नई बिंदनी ने किया उसे भी करना होगा, वो महारानी नहीं है कहीं की। सलोनी जी नयन को देख मुस्कुरा के बोली,
फिकर कोणी कर, अगर 1 महीने में मैंने इसे ना भगाया तो मैं भी सलोनी नहीं। दक्षा जब अव्यन्न के साथ बाहर आती हैं तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। एक साथ 10 काली गाड़ियां खड़ी थीं, जिनमें से एक गाड़ी का दरवाजा उनके लिए खुला था। बाकी में काले कपड़े पहने एसएस का टैग लगाया हुआ बॉडीगार्ड गाड़ी के पास खड़े थे। दक्षा अव्यन्न को देख बोली, सिर इतनी सारी गाड़ियां किस लिए खड़ी है? यहां क्या आपसे इनका उद्धार है? अव्यन्न सख्त भाव के साथ उसे घूरते हुए बोला, गाड़ी में बैठो, बकवास मत करो, बोल। अव्यन्न गाड़ी का दरवाजा खोल दक्षा को अंदर बैठने का इशारा करता है तो दक्षा मुंह बना दूसरे तरफ से जाकर बैठ जाती है। अव्यन्न गुस्से से गुर्राते हुए गाड़ी में बैठते हुए बोला, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी दक्षा। अव्यन्न का पीए राणा दक्षा का एटीट्यूड देख बोला, जिसके सामने किसी की हिम्मत नहीं आंख उठाने की उसे तेवर दिखा रही रानीसा टक्कर की जोड़ी है फिर तो। गाड़ी में अव्यन्न गाड़ी में बैठा लैपटॉप लिए काम कर रहा था और दक्षा उसके बगल में बैठ बाहर के नजारे को देख रही थी। दक्षा के मन में सवाल तो बहुत थे, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अव्यन्न से पूछने की। दक्षा फिर भी गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा यहां से शहर कितना दूर है? आज हम पहुंच जाएंगे क्या? अव्यन्न दक्षा के बात पे कोई रिएक्ट नहीं करता है तो दक्षा मुंह बना बाहर देखने लगती है। गाड़ी के ड्राइविंग सीट के पास बैठा अव्यन्न का पीए दक्षा को देख बोला, रानीसा हम ज्यादा दूर नहीं है, बस 15 मिनट लगेंगे हमें पास के मल जाने में। दक्षा राणा की बात सुन जल्दी से बोली, नहीं नहीं, मेरा नाम रानी नहीं है उनकल, मैं दक्षा हूं। दक्षा बेवकूफ भरी बात पे राणा तो शौक रह जाता है, पर अव्यन्न घूर के उसे देखता है। दक्षा अव्यन्न को खुद को घूरता देख बोली, सिर आंखों से खा जाओगे। अव्यन्न दक्षा के थोड़ा करीब हो उसके कान में धीरे से बोला, ऐसे दिखोगी तो किसी दिन खा ही जाऊंगा तुम्हें मैं दक्षा। अव्यन्न की बात सुन राहा आंखें बड़ी कर अव्यन्न को देखते हुए मन में बोली, ये खड़ूस पक्का मुझ पे बुरी नजर रखे बैठा था, देखो कैसी बकवास कर रहा है। फिर दक्षा थोड़ा डरते हुए पीछे सीट से लग जाती। राणा सामने देखते हुए बोला, बॉस यहां के राजा सा है तो उस हिसाब से आप हमारी रानी सा हुई। इंक्स। दक्षा हां में सिर हिला बाहर देखने लगती है। थोड़ी ही देर में वो लोग पहुंच जाते हैं। दक्षा गाड़ी से नीचे आती हैं तो गार्ड्स उसे और अव्यन्न को घेर लेते हैं। दक्षा को बेहद अजीब लग रहा था, पर वो चुप थी। जिस जगह से वो लोग गुजरते उस जगह को खाली कर दिया जाता। अव्यन्न दक्षा का हाथ पकड़ अंदर जाता है तो मल का मैनेजर अव्यन्न के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, खम्मा अग्नि हुकुम, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। अव्यन्न बस हां में सिर हिला दक्षा को देख बोला, मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जो चाहे ले लो जाओ। अव्यन्न की बात सुन दक्षा उसे घूरते हुए मन में बोली, हु बोल तो ऐसे रहा जैसे पूरा मल इसी का हो, है तो एक नॉर्मल सा प्रोफेसर, वो भी अब नहीं रहा। फिर दक्षा हां में सिर हिला बोली, सिर काट तो दे दो वरना सामान लूंगी कैसे। राणा दक्षा से धीरे से बोला, रानी सा आप पेमेंट की फिक्र ना करे जाइए, आप दक्षा को वहीं खड़ा देख। अव्यन्न खुद से बोला, इस बेवकूफ लड़की के दिमाग में कुछ बकवास ही चल रहा होगा। अव्यन्न वहां रखे काउच पे आराम से बैठ बोला, राणा जाओ दक्षा की मदद कर दो। राणा हैरानी से अव्यन्न को देख खुद में बोला, इस खरुस को इतना भी नहीं पता अपने लेडी को शॉपिंग में मदद करनी चाहिए, ऐसे पीए को ऑर्डर नहीं करते। दक्षा को बेहद अजीब लग रहा था, पर वो चुप थी। जिस जगह से वो लोग गुजरते उस जगह को खाली कर दिया जाता। अव्यन्न दक्षा का हाथ पकड़ अंदर जाता है तो मल का मैनेजर अव्यन्न के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, खम्मा अग्नि हुकुम, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। 990 अव्यन्न बस हां में सिर हिला दक्षा को देख बोला, मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जो चाहे ले लो जाओ। अव्यन्न की बात सुन दक्षा उसे घूरते हुए मन में बोली, हु बोल तो ऐसे रहा जैसे पूरा मल इसी का हो, है तो एक नॉर्मल सा प्रोफेसर, वो भी अब नहीं रहा। फिर दक्षा हां में सिर हिला बोली, सिर काट तो दे दो वरना लूंगी कैसे। राणा दक्षा से धीरे से बोला, रानी सा आप पेमेंट की फिक्र ना करे जाइए, आप दक्षा को वहीं खड़ा देख। अव्यन्न खुद से बोला, इस बेवकूफ लड़की के दिमाग में कुछ बकवास ही चल रहा होगा। अव्यन्न वहां रखे काउच पे आराम से बैठ बोला, राणा जाओ दक्षा की मदद कर दो। राणा हैरानी से अव्यन्न को देख खुद में बोला, इस खरुस को इतना भी नहीं पता अपने लेडी को शॉपिंग में मदद करनी चाहिए,
ऐसे पीए को ऑर्डर नहीं करते। दक्षा मुंह बना राणा के साथ चल देती है। करीब 2 घंटे बाद अव्यन देखता है दक्षा राणा और बॉडीगार्ड के साथ उसी की तरफ आ रही थी। अव्यन हैरानी से उसे देख बोला, ये क्या है? मैंने कहा था ना जो चाहे ले लो, फिर ये कुछ बैगस क्यों? राणा सिर झुकाए बोला, हुकुम हमने रानीसा को कहा पर ये नहीं मानी। इन्होंने कहा इतना काफी है। अव्यन घूर के दक्षा को देखता है तो दक्षा उसके पास जा धीरे से उसके कान में बोली, सिर मुझे पता है आप एक प्रोफेसर थे, पर मैं इतनी बुरी बीबी भी नहीं हूं जो अपने बेरोजगार पति के सेविंग उड़ा दूं। अव्यन का खून दक्षा की बात सुन सुख ही गया मानो। वही राणा मन में बेहद जोड़ जोड़ से हंस रहा था, क्योंकि उसे दक्षा की बात उनके पास खड़े रहने की वजह से साफ सुनाई दे रही थी। अव्यन दक्षा पे जैसे ही चिल्लाने वाला था कि मैनेजर वहां अजता है, जिसे देख अव्यन अपने भाव बदल दक्षा के कमर पे हाथ रख अपने पास खींचते हुए बोला, राणा तुमने बताया नहीं दक्षा को ये मल हमारा ही है, इसे और भी शॉपिंग करनी चाहिए थी। फिर मैनेजर को देख दक्षा की तरफ इशारा कर बोला, मेरी बीबी के पर्सोनैलिटी से मैच होती सारे कपड़े शेखावत भवन मेरे घर जाने से पहले पहुंच जाने चाहिए। अव्यन का रुतबा और एटीट्यूड देख दक्षा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। दक्षा आंखें फाड़े बस अव्यन को ही घूर रही थी। अव्यन दक्षा का मुंह बंद करते हुए बोला, अगर कोई भी बकवास निकली इस मुंह से तो तुम्हारी सांसें रोक दूंगा मैं। दक्षा जल्दी से मुंह में हाथ रखना में सिर हिलाती है तो अव्यन उसे लेकर बाहर की तरफ निकल जाता है। अव्यन दक्षा को लेकर एग्जिट की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। अव्यन सामने देखता है तो सामने कावेरी अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी। दक्षा कावेरी को देख बड़ी सी स्माइल के साथ उसके पास जाते हुए बोली, कावेरी दी आप यहां? कावेरी अपने पास आती दक्षा को दूर धकेल देती है, जिससे दक्षा पीछे गिरने को होती है, पर अगले ही पल अव्यन हाथ बढ़ा उसे कमर से पकड़ संभालते हुए घूर के कावेरी को देखते हुए बोला, राणा खड़े होकर मेरी बीबी को हाथ लगाने वाले का मुंह देखोगे? राणा जल्दी से हां में सिर हिलता है और अपने गार्ड्स की तरफ इशारा करता है तो कावेरी और गुर्राते हुए बोली, अव्य अब आप इस 2 कौरे के बेवकूफ लड़की की वजह से हमसे। कावेरी को आगे कहने का मौका दिए बिना अव्यन अपने कड़क और रौबदार आवाज में बोला, कावेरी तुम हमारी बीबी और जैसलमेर की रानी से बात कर रही हो। अव्यन के गार्ड्स जैसे ही कावेरी को पकड़ते हैं दक्षा अव्यन को देख बोली, नहीं सिर इन्हें रोकिए कावेरी दी, बस गुस्से में जो होना लाजमी है। अव्यन दक्षा का हाथ पकड़ बोला, और तुम अब से हर ऐरे गैरे से बात नहीं कर सकती दक्षा, तुम यहां की रानी हो और बेहद जल्द हुकुम रानी भी बन जाओगी। अव्यन अपनी बात खत्म करते ही दक्षा को अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगता है। कावेरी दोनों को जाता देख गुस्से से बोली, मैं वो दिन कभी आने ही नहीं दूंगी। अव्यन आप हमारा थे और हमारे ही रहोगे, ये वादा है हमारा खुद से। शेखावत भवन हैं। अव्यन दक्षा को राणा के साथ भेज खुद ऑफिस की तरफ चला जाता है। गाड़ी आकर रुकती है तो दक्षा गाड़ी से निकल सीधा अंदर चली जाती। दक्षा सीधा सीढ़ियों से होते हुए कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से सलोनी जी उसे रोकते हुए बोली, आ गई छोरी घूम घाम के, चल अब थोड़ी कामकाज भी कर ले। दक्षा जिसका मूड बिल्कुल सही नहीं था वो गुस्से से बोली, आपको मेरे सैर सपाटे से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बुआ सास, क्यों आपके कमर पे दर्द हो रहा है? दक्षा का सपाट लहजा सुन सलोनी जी के कान सुन पड़ गए थे। उनके साथ खरी नयन हैरानी से बोली, बुआ सा आज तक हमारी हिम्मत नहीं हुई आपके सामने बोलने की, इसको देखो जरा जवाब दे रही। दक्षा घूर के नयन को देख बोली, भाभी मेरी आदत नहीं है आप जैसी चमचागिरी करने की ना। आन्या नीलिमा मुंह फाड़े दक्षा को ही घूर रही थी। नीलिमा खुश होते हुए बोली, अब तो मजा आएगा बुआ दादी बुआ का अपमान देखने में। आन्या आंखें फाड़े बोली, सही कहा नीली, मैंने गलती में कुछ तो सही कर दिया। गौरी जी पीछे से आते हुए दोनों को डांटेते हुए बोली, दोनों क्या कर रही हो, यहां जाओ और जाकर अपनी पढ़ाई करो। दोनों गौरी जी की बात सुन जाने लगते हैं। गौरी जी आगे आकर दक्षा को देख बोली, बिंदनी ये क्या हरकत है? सलोनी जीजी हमारी बड़ी है, तुम इस तरह बात कर रही हो उनसे? सलोनी जी गुर्राते हुए बोली, रहने दे तू गौरी, मन्ने पता है जे तूने ही इस छोरी ने सिखाया होगा। गौरी जी हैरानी से बोली, सलोनी ये तुम क्या बोल रही हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी?
दक्षा फिर बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूं बुआसा जिसे कुछ सिखाया जाए, और आंटी क्यों मुझे कुछ सिखाएगी। दक्षा को बीच में रोक मालती जी बोली, अब जे बात होगी अव्यन्न और घर वालों के सामने होगी। फिर गौरी जी को देख बोली, अगर हो गया हो तो अपने बहू ने सलोनी संग भेज। गौरी जी सिर हिला बोली, जी भाभीसा, ये कपड़े बदल आए। सलोनी जी आंखें छोटी कर बोली, उसकी कोनी जरूरत, चल तू माहरे साथ थारी सारी अकड़ निकालूं। शेखावत भवन। अव्यन्न दक्षा को राणा के साथ भेज खुद ऑफिस की तरफ चला जाता है। गाड़ी आकर रुकती है तो दक्षा गाड़ी से निकल सीधा अंदर चली जाती है। दक्षा सीधा सीढ़ियों से होते हुए कमरे की तरफ जाने लगती हैं। तभी पीछे से सलोनी जी उसे रोकते हुए बोली, आ गई छोरी घूम घाम के, चल अब थोड़ी काम काज भी कर ले। दक्षा, जिसका मूड बिल्कुल सही नहीं था, वो गुस्से से बोली, आपको मेरे सैर सपाटे से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है बुआ सास, क्यों आपके कमर पे दर्द हो रहा है। दक्षा का सपाट लहजा सुन सलोनी जी के कान सुन पड़ गए थे। उनके साथ खरी नयन हैरानी से बोली, बुआसा, आज तक हमारी हिम्मत नहीं हुई आपके सामने बोलने की, इसको देखो जरा जवाब दे रही। दक्षा घूर के नयन को देख बोली, भाभी, मेरी आदत नहीं है आप जैसी चमचागिरी करने की ना। आन्या नीलिमा मुंह फाड़े दक्षा को ही घूर रही थी। नीलिमा खुश होते हुए बोली, अब तो मजा आएगा बुआ, दादी बुआ का अपमान देखने में। आन्या आंखें फाड़े बोली, सही कहा नीली, मैंने गलती में कुछ तो सही कर दिया। गौरी जी पीछे से आते हुए दोनों को डांटेते हुए बोली, दोनों क्या कर रही हो, यहां जाओ और जाकर अपनी पढ़ाई करो। दोनों गौरी जी की बात सुन जाने लगते हैं। गौरी जी आगे आकर दक्षा को देख बोली, बिंदनी, ये क्या हरकत है। सलोनी जी हमारी बड़ी है, तुम इस तरह बात कर रही हो उनसे। सलोनी जी गुर्राते हुए बोली, रहने दे तू गौरी, मन ने पता है जे तूने ही इस छोरी ने सिखाया होगा। गौरी जी हैरानी से बोली, सलोनी, ये तुम क्या बोल रही हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। दक्षा फिर बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूं बुआसा जिसे कुछ सिखाया जाए, और आंटी क्यों मुझे कुछ सिखाएगी। दक्षा को बीच में रोक मालती जी बोली, अब जे बात होगी अव्यन्न और घर वालों के सामने होगी। फिर गौरी जी को देख बोली, अगर हो गया हो तो अपने बहू ने सलोनी संग भेज। गौरी जी सिर हिला बोली, जी भाभीसा, ये कपड़े बदल आए। सलोनी जी आंखें छोटी कर बोली, उसकी कोनी जरूरत, चल तू माहरे साथ थारी सारी अकड़ निकालूं। शाम का वक्त। अव्यन्न ऑफिस से घर वापस आता है तो सिरोइयों की तरफ जाते हुए उसकी नजर किचन में जाती है, जहां दक्षा अपने पल्लू को टक किए किताब पढ़ते हुए कुछ कर रही थी। पर अगले ही पल अव्यन्न की आंखें में गुस्सा और चेहरा सख्त हो जाता है जब उसकी नजर दक्षा के सारी से झांक पतली गोरी कमर पे जाती है, क्योंकि ऊपर रेलिंग पे खड़ा बियर एक टक खरा दक्षा को ही घूरे जा रहा था, जिस बात से दक्षा बिल्कुल अनजान थी। अव्यन्न अपना रुख बदल सीढ़ियों से ऊपर सीधा किचन की तरफ चला जाता है। किचन में सरू थी सिर्फ, और दक्षा की पीठ अव्यन्न की तरफ थी। सरू अव्यन्न को देख जैसे ही कुछ कहने को होती है, अव्यन्न उसे आंखों से इशारा कर बाहर जाने बोलता है। सरू के जाते ही अव्यन्न अपने कदम दक्षा की तरफ बढ़ा देता है और पीछे से उसे पकड़ लेता है। दक्षा को अव्यन्न की छुअन का एहसास होते ही वो सिर घुमा देखती है तो अव्यन्न उसके बालों में नाक लगा उसकी खुशबू सूंघते हुए अपने एक हाथ को दक्षा के बाजू से सहलाते हुए उसके उंगलियों से अंडरवाइंड कर लेता है। अव्यन्न के टच से दक्षा बिल्कुल कांप जाती है, उसका खून जैसे उल्टा बहने लगा था। दक्षा अपने शरीर के होते हुए हलचल को महसूस कर मन में बोली, हे भगवान, ये बुढ़ाओ सिर को क्या हो गया, ये खुले में क्या करने की कोशिश कर रहा है मुझसे, कहीं ये मेरे साथ। दूसरे हाथ को अव्यन्न दक्षा के खुले कमर पे रख उंगली फेरते हुए अपने सीडक्टिव वॉइस में बोला, तुम ऐसे सिर्फ मेरे सामने घूम सकती हो, पूरे घर में नहीं। दक्षा को अव्यन्न की बात कुछ समझ नहीं आई, वो हैरानी से हल्का सिर घुमा बोली, ऐसे कैसे सिर, मैंने तो ये 10 गज लंबा कपड़ा ओढ़ा हुआ है। अव्यन्न घूर के दक्षा को देखता है तो दक्षा चुप हो जाती है। अव्यन्न अपने हाथ को दक्षा के कंधे पे रख उसके बालों को सामने कर उसके डिप नेक पीठ पे होंठ रखते हुए चूमने लगता है। अव्यन्न के ऐसा करते ही दक्षा के मुंह से बहत कामुक सी आह निकल जाती है। दक्षा का चेहरा और पूरा शरीर लाल हो जाता है शर्म से। दक्षा का शरीर
अव्यन के टच से कांप उठता है, पर अगले ही पल दक्षा महसूस करती हैं अव्यन ने उसके टक किए हुए पल्लू को खोल देता है। दक्षा झट से पीछे मुड़ अपने खुले पल्लू को देख अव्यन की तरफ गुस्से से बोली, सिर, ये क्या किया आपने? कितने मुश्किल से संभाल के रखा था मैंने, अपने खोल क्यों दिया? अब इसे आप ही ठीक करोगे, याद रखना। अव्यन आंखें छोटी कर दक्षा को घूरते हुए उसे बाजू से पकड़ अपने पास खींचता है तो दक्षा अव्यन के सीने से जा लगती है। दोनों का चेहरा बिल्कुल पास था, दोनों की नोज टच हो रही थी, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अव्यन अपनी सांसें दक्षा के चेहरे पे छोड़ते हुए अपने सीडक्टिव आवाज में बोला, वैसे मुझे उतारना ज्यादा अच्छा लगेगा, पर तुम्हें पहना भी दूंगा। अव्यन की डबल मीनिंग बात को दक्षा समझ गई थी और उसके गाल शर्म से लाल पड़ गए थे। दक्षा अव्यन को दूर करते हुए बोली, सिर, आप ये कैसी अश्लील बातें कर रहे हो? जाकर इलाज कराओ अपना, मैं आपकी स्टूडेंट हूं। अव्यन दक्षा के कमर पे हाथ रख उसके चीन को पकड़ अपने अंगूठे से उसके लोअर लिप को टच करते हुए बोला, कौन सी अश्लील बात की मैंने तुमसे? अब क्या अपने पड़ोसी को जाकर साड़ी पहनाऊं? दक्षा अपना सलाइबा गतकटे हुए मन में बोली, हां, चले ही जाओ, आप मारकर भूत उतारेंगे वो लोग, यही सही होगा। दक्षा को कुछ सोचता देख अव्यन बोला, तुम्हारे अलावा पूरी दुनिया की औरतों के इज्जत को ढकना मेरा फर्ज है, बेवकूफ लड़की। दक्षा अपने ख्याल से बाहर आते हुए बोली, सिर, आप कितने बड़े ठरकी हो, आपको शर्म नहीं आती मेरी सारी उतारने के सपने देखते हुए? मैं सबको बता दूंगी आप कितने बड़े। दक्षा के आगे कुछ कहने से पहले अव्यन उसके होठों पे उंगली रख बोला, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, कमरे में जा रहा हूं मैं। दक्षा बस हैरानी से अव्यन को जाता हुआ देखने लगी। अव्यन सीढ़ियों से जाते हुए बियर को उसके कमरे में जाता देख खुद से बोला, पता नहीं इस बेवकूफ लड़की को मैं कैसे समझाऊंगा। फिर वो मुड़ के किचन तरफ मुड़ के देखता है जहां दक्षा अपना पल्लू संभालने की कोशिश कर रही थी। अव्यन ना में सिर हिलाते हुए कमरे में चला जाता है। इधर दामिनी जब किचन में आती हैं तो दक्षा को खुद में उलझा देख मुस्कुरा के उसके पास जा बोली, ये साड़ी का पल्लू कैसे खोल दिया तूने? आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।